गाँव के मंदिरों पे कहीं भी ऐसे धीरे-धीरे गाने का कार्य हमने चालू किया। वहाँ पे बच्चा सुबह उठता था, खुद को ना एक-एक क्यों कर खुद को नहाना रहता है। जी के नाम पहले तो माँग-माँग के ले जाते थे हो जाने के लिए, अब तो घसीट दो भैया। ऐसे इधर ऐसे ये तो काट दूंगा मैं। एक्साइटेड है एकदम। हाँ? मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज्यादा। शुरू करें। आज उनसे बातचीत होगी। आदित्य हाई स्कूल के संचालक एवं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला मंत्री श्री नीलेश जी विरागी सर से। हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असवार कटे। मायड तारो वो पूती कटे, वाइट लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। जिस विद्यालय में मैं संचालक हूँ, मैं उसी विद्यालय का छात्र भी रहा हूँ, क्योंकि स्वार्थ के बगैर कुछ नहीं होता है। और जब मैं छोटा था तो वही 5 रुपए के स्वार्थ में मुझे रास्ता दिखाया था। हम लोग जब कुछ काम करने जाते हैं तो समस्याएं अपार आती है। वहाँ पर लोगों ने हम पे लगभग यूं हमला कर दिया था कि नहीं प्रोग्राम चलना चाहिए कोई पे। तो उस समय पे हमको यहाँ मेन हाईवे तक पुलिस वाले हमको कस्टडी में लेकर हाईवे तक छोड़ने आए थे। विद्यालय 1999 से हमारे परिवार के द्वारा स्थापित किया गया था। बड़े पापा है विष्णुदास जी, वो उनको भी संगीत बहुत प्रिय विषय है उनका भी। जो में विद्यार्थियों में जो समस्या है वो मानसिक बोझ है। तो प्रयास करते हैं विद्यालय में हम मोबाइल बच्चों को अलाउ नहीं करते। 2007 में मेरा प्राथमिक वर्ग हुआ है। ये था पहले से बहुत सारे लोग यूं डरा देते थे। उनके बाद अगर किसी की भूमिका रही है तो हमेशा संघ के प्रतिनिधित्व करने वाले मोहन भागवत जी हमेशा व्यक्ति को पूर्णता की ओर बढ़ाना, व्यक्ति का निर्माण करना संघ का उद्देश्य रहता है। वो रमन सिंह जी भी हमारे साथ बैठे थे, मगर उनके बीच में किसी भी स्वयंसेवक ने वो रमन सिंह जी मुख्यमंत्री है इस तरह से किसी ने व्यवहार नहीं। हम तो कहते हैं कांग्रेस को भी लेना चाहिए संघ के व्यक्तियों को। वो संघ में पढ़ा है इसलिए वो पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे व्यक्ति को लेना मतलब पार्टी को एकदम से उड़ान देना है। ऐसा कुछ नहीं, एक कॉल आया था कि आपको जिलाध्यक्ष जी से संपर्क कर। भादवा माता में सबकी सहमति से धर्मशाला का अध्यक्ष जिलाध्यक्ष देवदास जी बैरागी को बनाया था और तब से इस कार्य की शुरुआत हुई थी। शब्द तो राम ही अच्छा लगता है मुझे। राम से गेहूं वगैरह इकट्ठे करके उस समय हमने वहाँ नया गांव चेक पोस्ट पे भी पहुंचाए थे, क्योंकि इधर से उधर अंतरराज्यीय लोग इधर से उधर जा रहे थे। उस समय खाने पीने की समस्या आ गई थी, रुकने का प्रयास किया, मगर भावना जब जन सेवा की हो ना तो व्यक्ति नहीं रुकता है। वो बहुत डरावना समय था। जब गगन अगन बरसावे है, वो ठंडी पवन बन जावे है, अच्छा जो सबको पार लगावे है वो ही लगन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। भारत हमेशा ही कर्मों की भूमि रहा है, कर्मवीरों की भूमि रहा है और भारत ने हमेशा ही कर्मवीरों को जन्म दिया है। आज मैं एक ऐसे ही कर्मवीर से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने हर क्षेत्र, चाहे वो क्षेत्र संगीत का रहा हो, शिक्षा का रहा हो, राजनीति का रहा हो या समाज का रहा हो, हर क्षेत्र में इन्होंने अपना सराहनीय योगदान दिया है। मैं बात कर रहा हूँ भादवा माता के पास स्थित गांव जवासा के आदित्य हाई स्कूल के संचालक एवं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला मंत्री श्री नीलेश जी विरागी सर से आज उनसे बातचीत होगी और बड़ा मजा आने वाला है। आज बातचीत के दौरान आज अपन जानेंगे कि यह अतुलनीय भगवान ने जो वरदान दिया है इनको, ऑलराउंडर का, हर क्षेत्र में नंबर 1 बनने का प्रयास हमेशा से इन्होंने किया है और हमेशा ही उत्तीर्ण रहे। सबसे पहले मैं सर का स्वागत करता हूं। सर, बहुत सारे प्रश्न मेरे हैं
और बहुत सारे प्रश्न आपके स्टूडेंट के रहे, जी क्योंकि जिन्होंने आपसे शिक्षा प्राप्त की है, और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न लिख के भेजे हैं, पूरी पूरी लिस्ट है मेरे पास कि पहला क्वेश्चन जो मेरे मन में आता है, पहली कौन सी ऐसी अ, याद है आपके मन में कि आप स्कूल में बैठे हो और टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, और कौन सा टीचर पढ़ा रहा है आपको, और कौन सी क्लास में क्या चल रहा है माहौल वहाँ का? देखो, मैं काफी जिस विद्यालय में मैं संचालक हूँ, मैं उसी विद्यालय का छात्र भी रहा हूँ। आप आदित्य स्कूल जवासा की बात कर रहे हैं? जी, मैं आदित्य स्कूल जवासा की बात कर रहा हूँ। और मुझे जहाँ तक याद है कि जब भादवा माता चौराहा जवासा पर विद्यालय संचालित होता था, उस समय हमें शिक्षक पढ़ाते थे। और अभी अभी कौन सी मैम पढ़ा रहे हैं आपको, अभी क्या याद आ रहा है आपको? जी, काफ़ी समय से हम पढ़ा हूँ मैं, तो एक मैम नीमच से पढ़ाते थे। नाज़नीन मैम आते थे उस समय। हम्म, अधिकांश मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ। अच्छा। हुँ। तो बचपन में कैसे थे सर, शरारती थे या? बचपन से मैं हमेशा जैसा अभी स्वभाव है मेरा, वैसा ही रहा हूँ। श शांतचित्त? शरारती बहुत रहा हूँ और हमेशा सोचने वाला रहा हूँ। मैं सोचता ज़्यादा हूँ और जितना सोचता हूँ उतना नहीं कर पाता हूँ, बाकी सोचता अधिक हूँ। वो मैम मिलते कभी आपसे? आपने नाम लिया उनका, नहीं, अभी तो नहीं मिलते हैं वापस कभी। मुलाकात नहीं होती? हुँ। तो शुरुआती पढ़ाई आपने आदित्य हाई स्कूल जवासा से ही की, हाँ। जहाँ पे अभी आप संचालक हो? हुँ। तो तभी संचालक कौन थे वहाँ पे? उस समय संचालक मेरा कज़िन है, भाई साहब पुरुषोत्तम जी बैरागी उस समय संचालक थे। उस समय थे। जी। अभी आप हैंड ओवर कर रखा है। जी। शुरुआती पढ़ाई से लेकर 12वीं तक वहीं पर पढ़ाई की आपने? हाँ, मैंने फर्स्ट से 10th तक आदित्य विद्यालय में। 10th तक, उसके हुँ। बाद कहाँ गया? उसके बाद सरस्वती मारू स्कूल है, हाँ, मनासा, वहाँ मनासा। पर 11वीं-12वीं साइंस सब्जेक्ट से अध्ययन किया है। हाँ, उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई? कॉलेज की पढ़ाई मैंने बीएससी 2 साल करी, हाँ, उसके बाद छोड़ दिया था और संगीत क्षेत्र में मध्यमा पूर्ण किया है। 4 वर्षीय पढ़ाई संग संगीत क्षेत्र में करी है। संगीत क्षेत्र में, जी, मतलब संगीत की रुचि रही है आपकी? जी। संगीत की रुचि कब से शुरू की थी आपने? संगीत 2007 से मेरा स्टार्टिंग था। 2007? हाँ, अच्छा, लगभग 21 साल हो गए। हाँ। तो शुरुआत कैसे पता चला कि यार मैं संगीत में कुछ करना चाहता हूँ? शुरुआत तो मैं आज भी याद करता हूँ उस समय को, जब भी कभी कुछ अच्छा लगता है मुझे संगीत के क्षेत्र में, या कोई तारीफ़ करता है या कोई पूछता है, तो मुझे हमेशा वो समय याद आता है। वो एक समय था, एक वर्ष था, उस समय अल्प वर्षा के कारण फसलें बहुत बेकार स्थिति में आ गई थी। हुँ, और उस स्थिति में गाँव के लोग, गाँव में भागवत कथा चल रही थी और गाँव के लोग जब बारिश आने का समय रहता है, उस समय डोल-वोल लेकर बादलों का स्वागत करने जाते हैं, इंद्रदेव को मनाने गाँव से बाहर जाते हैं, वहाँ धूप-दीप अगरबत्ती करके आते हैं। तो वो समय था, उस समय जब भगवान इंद्रदेव को मनाने गए, तो बहुत तेज़ बारिश हुई। लगभग 1 महीने बाद बारिश हुई, फसलें बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में थी। उस समय बारिश हो गई तो पूरा गाँव बहुत उत्साह में था और मैं खुद भी बहुत उत्साहित था। और जब कथा चल रही थी तब इतना अच्छा संकेत बारिश होने की वजह से रात को जैसे ही हम लोग शाम को मंदिर पे आए, तो सब गाँव वाले वहीं पे भजन कीर्तन करने लग गए। और जब भजन कीर्तन करने बड़े-बड़े गाँव के कुछ लोग भजन-वजन कर ही रहे थे, तो उस समय एक बाल कलाकार का एक छोटा-सा भजन चल रहा था और वो भजन था, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी। हुँ, उस उस भजन को मैं बहुत सुनता था और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि यार एक बार गा के दिखाओ, गा के दिखाओ। तो वो पहली बार मैंने वो जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी गाया था। और उस समय मुझे एक और बहुत अच्छा लगा था कि ₹5 का इनाम आया था, मुझे याद है। अच्छा। हाँ। किन्होंने दिया था? हाँ, वो हमारे गाँव के पटेल साहब हैं, हाँ, मोहनलाल जी। उनने मैंने जब जीते भी लकड़ी मरते फर्स्ट टाइम जब भजन गाया था, तो उस समय मोहनलाल जी पटेल साहब ने ₹5 का इनाम मुझे दिया था अच्छा। और वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा रही।
शायद उस 5 रुपए के इनाम ने मुझे आगे एक नई राह दिखाई थी। अच्छा। क्योंकि स्वार्थ के बगैर कुछ नहीं होता है और जब मैं छोटा था तो वो एक 5 रुपए के स्वार्थ ने मुझे रास्ता दिखाया था हुँ। संगीत का। तो उसके बाद अगला कदम संगीत में कहाँ रखा आपने? उसके बाद धीरे-धीरे जब भी गाँव में छोटे-छोटे आयोजन होते हैं संगीत के साथ हम लोग अ, गाँव के मंदिरों पे कहीं भी ऐसे धीरे-धीरे गाने का कार्य हमने चालू किया। जब भी आयोजन होता मैं बैठता रहता, बैठे-बैठे इंतज़ार करते हमसे भी कोई बोलेगा, मौका मिलेगा हमें भी गाने का। यूँ करते-करते धीरे-धीरे इस संगीत क्षेत्र में तो हमेशा ये जीते की लकड़ी ही गाना रहा है कि आगे बढ़ते रहे? नहीं, उसके बाद बहुत सारे गाने और भजन उस समय चलते थे, वो अब धीरे-धीरे प्रयास किए और उनको सीखा और सीखने के साथ कुछ अच्छे लोगों का सानिध्य भी मिला, उससे हमें बड़े-बड़े मंचों पर प्रस्तुति देने का भी अवसर मिला। हुँ। पहली प्रस्तुति जो अपने को याद है कि मैंने मंच पे दी हो, हुँ, ऐसी ऐसी कहाँ की घटना रही? पहली प्रस्तुति मंच पर मैं अपने विद्यालय में दी थी मैंने, हुँ। मारू स्कूल में। अच्छा, हाँ, जब 11वीं पढ़ रहे थे आप? हाँ। हाँ। और वो विद्यालय में दी थी, उसके बाद मैंने मंच पर एक जिला स्तरीय संगीत प्रतियोगिता हुई थी, हुँ। छात्रों के लिए, जिसमें सभी जिले के जो छात्र 12वीं क्लास से नीचे-नीचे पढ़ते थे, उनका आयोजन जनपद केंद्र में हुआ था, जनपद पंचायत नीमच में हुँ। हुआ था। उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था, ₹5100 का पुरस्कार लिफ़ाफ़ा मुझे वहाँ से मिला था और मैं वहाँ पे फर्स्ट आया था उस गीत के लिए। तो ₹5 से जो ₹5100 का जो सफ़र था, वो उसमें क्या-क्या आपने सुधार किया? क्या-क्या आपने करने का प्रयास किया? उस समय कहते हैं ना कर्म करते रहना चाहिए। प्रयास अगर अपन करते रहेंगे तो शायद ज़रूर सफलता मिलेगी। उस समय कोई विशेष पढ़ाई भी करते थे, पढ़ाई के साथ-साथ गाने का भी करते थे, उसमें कुछ नहीं होता था। सिर्फ़ मान लो कोई गाना आया, भजन कुछ भी सुना तो उसको बस दोहराते रहना, गुनगुनाते रहना, ऐसा कर के हम सीख जाते हैं। और बाकी तो मेरे हिसाब से तो अधिकांश लोग ऐसे भी मेरे पास आए हैं या मुझसे मिले हैं कि हमें गाना गाना है, हमें सीखना है और उन लोगों ने 10-10 सालों भी प्रयास किया बाकी वो लोग नहीं सीख पाए। क्योंकि ईश्वर ये कहते हैं ना गॉड गिफ्ट रहता है कुछ न कुछ व्यक्ति के जीवन में और ईश्वर अगर देता है तो वो उसको हुँ। वो समय भी देता है कि आपको इसको निखारना कब है। और भगवान ने मुझे वो समय दिया था, उस समय से मैं वो अपनी कला को बाहर निकाला मैंने। हर व्यक्ति के पास कला होती है और अलग-अलग तरीके से ईश्वर उनको देता है और मैं अपने आप को बहुत कस किस्मत और नसीब वाला समझता हूँ कि भगवान ने मेरे अंदर ये माँ सरस्वती विराजित करी। जब ₹5100 का पुरस्कार मिला, जी। उसके बाद अभी तक संगीत के क्षेत्र में आपने क्या-क्या कर रहे हो अभी? क्या जुड़े हुए हो अभी? जी, बिल्कुल संगीत के क्षेत्र में जुड़ा। 5100 का पुरस्कार उस समय एक और चीज़ है कि मैं संगीत के क्षेत्र में सिर्फ़ गाना ही पसंद नहीं करता। मैं ये सोच के गाता हूँ किसी भी चीज़ को कि इसके अंदर शब्दों के अंदर कितना जोर है। हुँ। और जो 5100 का जो पुरस्कार मिला था, वो मुझे महाराणा प्रताप के गीत के ऊपर मिला था। उस समय गीत नया-नया चला था ये हल्दी घाटी में समर लड्यो, हुँ। वो महाराणा प्रताप कटे, वो एक वाला। बार सर हो जाए, ये वाला। हाँ। बहुत ही ये जोशीला और ओजस्वी भजन है और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का भजन है। हल्दी घाटी में समर लड्यो, वो चेतक रो असवार कटे। मायड तारो वो पूत कटे, वा एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। इस गीत को मैंने गाया था, इस पे मुझे प्रथम स्थान प्राप्त नहीं सर, जोरदार आवाज़ आपकी। वैसे तो मैंने सुनी हुई है आवाज़ हाँ, और और मैं कहता हूँ कि मैं शब्दों के ऊपर ध्यान ज़्यादा देता हूँ। इसके अंतरे कुछ ऐसे हैं कि आप लोग भी यूट्यूब पे बहुत सारे कलाकारों ने गा रखे हैं, ज़रूर सुनिएगा कि इसमें एक-एक शब्द बहुत मूल्यवान है, कि महाराणा प्रताप ने क्या-क्या किया। इसलिए मुझे ये पसंद है। तो आजकल के जो गाने बनते हैं, जी। तो उनमें कौन-सा लिरिक्स वाला गाना पसंद है आपको? जो फ़िल्मी गाना हो या देशभक्ति गाना हो?
देखो, देशभक्ति गाने में आजकल तो देशभक्ति गाने में कुछ बन नहीं रहा हम्म है ना? एक तरह से कहूँ तो लगभग अधिकांश कलाकारों ने अगर देशभक्ति कुछ गाने या तो पुराने गानों की डबलिंग करके उन्हीं शब्दों को लेकर उनको लिरिक्स में जोड़ के बना दिया है। हम्म बाकी बाकी एक कलाकार हैं प्रकाश माली जी राजस्थान के। हम्म उनको उनके भजन गायक के आगे एक शब्द लगाया है लोगों ने कि राष्ट्रवादी भजन गायक। हम्म आप और हम अगर सुनेंगे तो उनके हर एक भजन राष्ट्रवादी रहेंगे और ईश्वर ने उनको इतना अमूल्य आशीर्वाद दिया है कि हर चीज़ उनको कंठस्थ है और अगर किसी महापुरुष का, किसी विद्वान व्यक्ति का, किसी देश के ऊपर अगर वो भजन बनाते हैं और गाते हैं, तो उनका पूरा इतिहास उस भजन के अंदर आ जाता है। इतनी अच्छी चीज़ें वो गाते हैं और मुझे बस उन्हीं के वही वही गीत और वो भजन पसंद है, हम्म। महापुरुषों के और राष्ट्रभक्ति के। अच्छा, हुँ, तो ऐसा कभी मन में नहीं आया कि मैं भी एक गीत लिखता हूँ? ऐसा आया ना मुझसे भी। अच्छा, गीत लिखे आपने? नहीं, लिखे पर वो वैसा नहीं लिख पाया मैं। फिर भी कुछ प्रयास किया हो? प्रयास किया और उनको गाया भी नहीं मैंने बाकी। अच्छा, लिखते हो आप गीतों को? हाँ, प्रयास करता हूँ, अभी तक पूरा तो नहीं लिखा है कोई, बाकी प्रयास। अच्छा, किस प्रकार के गीत लिखना पसंद करते हो आप? ये देशभक्ति, राष्ट्र से जुड़े हुए जो गीत है वो? जी। तो आपकी प्रस्तुतियाँ कहाँ-कहाँ पे रही है फिलहाल अभी? अभी तो जैसे-जैसे समय निकलता गया, संगीत के साथ मैंने एक और चीज़ जोड़ी, इवेंट का काम। हुँ, मैंने नीलेश कुमार इवेंट के नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग करने का काम भी किया। उसमें आस-पास कई बड़े-बड़े आयोजन वगैरह जो रहते हैं, उनमें फ़िल्मी स्टार वगैरह इनको बुलाना, कोई बड़े-बड़े सेलिब्रिटी, अच्छे कलाकारों को बुलाना, ये काम भी मैंने स्टार्ट किया था। तो बहुत सी बार हाँ, एक मेरे सपोर्ट में रहे हैं जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अच्छी चीज़ें सारी संगीत के क्षेत्र में उनसे सीखी है और नीमच ज़िले में एक नाम भी है उनका, विनोद राठौड़ करके नीमच से एक हुँ, कलाकार है। हुँ, उनके साथ में रह के मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। मंदसौर मेले में भी मैंने प्रस्तुतियाँ दी है अपने आस-पास। मनासा मेले में भी उनके साथ मैंने प्रस्तुतियाँ दी बहुत सारी। कुकुड़ेश्वर, इधर डीकेन वगैरह अधिकांश बड़े-बड़े मेले, बड़े-बड़े नगरी, शामगढ़ वगैरह, आबू रोड उधर और सबसे दूरी की बात करें तो हमने एक बार मुंबई में जाके भी प्रोग्राम किया है। हुँ, लोनावाला में भी हमने एक बार प्रोग्राम किया है जाके। लोनावला, मुंबई। हुँ। नीलेश कुमार इवेंट की शुरुआत कहाँ से हुई? पहला शो कहाँ पर था? नीलेश कुमार इवेंट के नाम से हम लोग शादी पार्टी वगैरह में तो इवेंट करते ही हैं प्रोग्राम। बाकी माधव माता मेले में मैंने अपने प्रोग्राम की शुरुआत करी, नीलेश कुमार इवेंट के। हुँ, पहला कार्यक्रम कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। क्या होता है कि शुरू-शुरू में अपन कुछ काम करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ घटना अपने साथ होती। इससे जुड़ी हुई क्या घटना रही? क्या यादें हैं वहाँ की? यादें ऐसी है कि हम लोग जब कुछ काम करने जाते हैं, तो समस्याएँ अपार आती है और नीलेश कुमार इवेंट का जब मैंने काम शुरू किया, तो किसी को अच्छा लगा, किसी को नहीं लगा और बहुत सारी आपत्ति, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए उसके बारे में कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम करना चाहते हैं, हमें करने दीजिए, ऐसी कुछ बातें आई आई थी उस समय। बाकी ए, हम मेरा जो काम देख के सामने वाले ने विश्वास किया और बात की। लोनावला मुंबई से आपको बुलावा आया था जी। इवेंट का। हुँ। इतनी दूर तक खबर कैसे पहुँची? जो हमारे साथ में जो जिनसे हमने सीखा है, मैं बता रहा हूँ विनोद राठौर जी। हुँ, अ, वो लोग वो वन मैन शो वगैरह करते हैं। तो इधर मेवाड़ में उनका गाँव है एक पुरोहित जी का। हुँ, उनका प्रोग्राम उनके वहाँ पे कुछ होटल वगैरह है 2, 4, 5 5 स्टार होटलें वगैरह है। तो उनने शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारी उनसे लिंक थी, तो उनने हमें वहाँ पे बुलाया। हुँ। फेवरेट सिंगर कौन रहा आपका शुरुआत से? प्रकाश माली।
प्रकाश माली। हाँ। अच्छा, और जो फिल्मों में गायक कलाकार है उनमें उनमें से? कुमार शानू जी। कुमार शानू जी। हम्म। तो प्रकाश माली जी को आप शुरू से सुनते आ रहे हो? मैं जब मैं प्रकाश जब भी फ्री रहता हूँ मैं प्रकाश माली जी को ही सुनता हूँ, और जब भी मेरी अगर संगीत सुनने की इच्छा होती है तो भी उनको सुनता हूँ। सफर में कहीं जाता हूँ तो भी प्रकाश माली जी को ही सुनता प्रकाश माली जी से कब मिलना होगा? हूँ। अभी तक तो नहीं हुआ। क्या इच्छा है, कब मिलने का प्लान है आपका? हाँ, बिल्कुल मिलने का प्लान तो है, जब भी इच्छा बनेगी ज़रूर जाके मिल के आएँगे। हम्म। इवेंट के बारे में फ़ोन पे बात ज़रूर हुई थी, 2-3-4 बार हो चुकी बात, अच्छा। बाकी स्पेशली मिलना अभी नहीं हुआ। हम्म। तो ये जो इवेंट के काम होते हैं, जी, इनमें तो रात को आना-जाना पड़ता है, जी। और रात के बहुत सारे इवेंट भी रहे होंगे। हुँ। तो कभी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, ऐसा कभी कुछ हुआ, कोई घटना? एक बार हुआ था, हुँ। अ, आगे हम लोग वो दलोदा उससे आगे कुछ धमनार वगैरह कुछ ऐसी जगह है, वहाँ हम एक बार प्रोग्राम करने गए थे। हुँ। तो बड़ा प्रोग्राम था मेले का, बहुत सारी काफ़ी संख्या में लोग थे वहाँ पे, और उस समय क्या कि ये समय रहता है प्रशासन का भी, वो लोग हमें किस टाइम की अनुमति दें। तो लगभग लास्ट 1 बजे तक का प्रोग्राम का थी उस समय हमारी बात, और हम लोग जो टेंडर वगैरह डालते हैं उसमें समय भी रहता है। समय डालते हैं कि इस समय से इस समय तक हम प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद हम समापन करेंगे। तो भीड़ अधिक होने से वहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, और उन लोगों को क्या कि हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा था, हुँ। और 1 बजे तक का समय था, और प्रशासनिक प्रेशर भी रहता है, वहाँ पुलिस वगैरह वो लोग थे। हुँ। तो जब 1 बजी तो उन लोगों ने मना कर दिया कि बस आप रोक दीजिए, और हमारा भी टाइम 1 बजे पूरा हो गया था, तो हमने प्रोग्राम को रोक दिया था। और जब जैसे ही प्रोग्राम रोका तो हज़ारों की संख्या में जो भीड़ सामने बैठी थी, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, वन्स मोर कर के लगभग हमने आधा घंटा और चलाया। आधा घंटा और चलाया तो वो लोग बहुत ज़्यादा वो करने लग गए, प्रेशर डालने लग गए कि नहीं, और चलाना है और चलाना है। ऐसा करके हमने 2 बजे तक चलाया। 2 बजे तक चलाने के बाद इधर प्रशासन भी प्रेशर डालने लग गया कि नहीं, बंद करो, और इधर से पब्लिक बोले कि नहीं, चलने दो, ऐसा करके जो अधिकारी लोग थे वहाँ के, उनने वो लोग भी बंद कराने के पक्ष में थे, और जबकि जब लोगों को पसंद आ रहा है तो वो चीज़ वो तैयार नहीं थे उस चीज़ में। तो वहाँ पर लोगों ने हम पे लगभग यूँ हमला कर दिया था हुँ। सामने से कि नहीं, प्रोग्राम चलना चाहिए, कोई टेंट वगैरह फाड़ना करना, धमाल मस्ती वगैरह, भीड़-भाड़ भगदड़ टाइप कर दी थी लोगों ने। हुँ। तो उस समय पे हमको यहाँ मेन हाईवे तक अ, पुलिस वाले हमको कस्टडी में लेकर हाईवे तक छोड़ने आए थे। हमारी कार के साथ पुलिस की वैन थी, वो लोग हमको हाईवे तक छोड़ने आए थे। वो तो यूँ कह सकते हैं अपन। प्रशासन मतलब पुलिस वाले हमको उनके निकाल के लाए थे उस भीड़ के अंदर से। हुँ। हाँ, वो बहुत डरावना समय था। तो यूँ कह सकते हैं कि जनता का प्यार ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत आ सकती है। हाँ, वो अलग-अलग जगह अलग-अलग एरिया रहते हैं, हुँ। कि किस एरिया में लोग क्या सुनना पसंद करते हैं, लोगों को क्या पसंद है, डांस टाइप के प्रोग्राम पसंद है, किसी को बैठ के सुनना पसंद है। हुँ। इसलिए उधर मेले वगैरह इन चीज़ों में बहुत सारी जगह लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हुँ। तो वैसा मामला था वहाँ पे। तो इवेंट वगैरह करते हैं, तो इसमें एक तो ये होता है कि अपन बचपन से सीख के आए, जैसे आपने बोला है कि मुझे मौका मिल गया था वहाँ पर, हुँ, हुँ। जितनी भी लकड़ी वगैरह आपने गाया था। उसके बाद स्कूल में भी, तो सीखने के लिए आपने क्या किया है? एक तो गॉड गिफ्ट होता है, एक जी, अपनी तरफ से भी प्रयास किया जाता है सीखने का, जी। तो उसमें आपने क्या किया? गॉड गिफ्ट अपन संगीत को अगर कहें, तो वो ये है कि रेगुलर बोलचाल की भाषा। हुँ। अपने घर में कोई बच्चा होता है, स्कूल नहीं जाता है, उससे पहले भी वो बोलता तो हुँ। है ना? हुँ। पापा, मम्मी, इधर जाना, उधर जाना, ये करना, वो करना, सब चीज़ें बच्चा रेगुलर बोलता है। तो गाना, सिर्फ़ गाना ये रेगुलर वाली चीज़ है, सिर्फ़ बोलता है। हुँ। और पढ़ाई किस लिए करते हैं? कि वो आगे जाके कुछ न कुछ बने या कुछ कर सके। हुँ। वो चीज़ होती है पढ़ाई। अनाराम, बाराखड़ी वगैरह सीख-सीख के बच्चा लिखना सीखता है, उसको पढ़ना सीखता है, ये चीज़ होती है। तो संगीत में वो चीज़ बिल्कुल अलग है, और ये चीज़ बिल्कुल अलग है। हुँ।
गॉड गिफ्ट में आप सुन के सीख लेंगे, आप गा भी लेंगे, लोगों को गवा भी देंगे, आप प्रोग्राम भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको करियर बनाना है, संगीत के अंदर अगर पढ़ाई करके सीखना है, तो वो बिल्कुल अलग है। हम्म। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या ली आपने संगीत में? शैक्षणिक योग्यता अभी इसमें 6 साल का विशारद का होता है हम्म, ना? और अलग-अलग बहुत सारी यूनिवर्सिटी इसमें बीए भी कराती है। बीए के लिए आपके पास म्यूज़िक का सब्जेक्ट होना चाहिए हम्म, 12th तक। तब आप बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। ये संगीत के अंदर रहता है। पर अगर आप डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें 6 साल का कोर्स रहता है हम्म, विद का, जो जिसे अब गवर्नमेंट ने बीए के समकक्ष मान लिया है। अच्छा। हाँ, और मेरा मध्यमा पूर्ण है, 4 साल पूर्ण हो चुके हैं हम्म, और कंटिन्यू है, विद तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, ठीक। संस्कृत भाषा में कहते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वैसे कहते हैं ना। हाँ। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, तो इसमें फर्स्ट सेमेस्टर को प्रवेशिका प्रथम बोलते हैं हम्म, और सेकंड सेमेस्टर को प्रवेशिका पूर्ण बोलते हैं। हाँ। थर्ड सेमेस्टर माने तो मध्यमा प्रथम बोलते हैं और फोर्थ सेमेस्टर माने तो मध्यमा पूर्ण बोलते हैं। हम्म, तो मेरा फोर्थ सेमेस्टर हो गया है लगभग, मध्यमा फाइनल हो गया है। अच्छा, तो एक तरफ तो आपका ये संगीत की जर्नी चल रही थी जी। और दूसरी ओर आपको आदित्य स्कूल जवासा का संचालक भी बनाया गया। दोनों इस संगीत क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में आना क्यों हुआ? देखो, संगीत भी एक शिक्षा ही है, हम्म, वो विषय अलग है। हम्म, बाकी शिक्षा के क्षेत्र में तो विद्यालय 1999 से हमारे परिवार के द्वारा स्थापित किया गया था। हम्म, उस समय से लगातार चल ही रहा था हम्म, और जब मैं इसके योग्य बना हम्म, तो 12th मैंने करी, इधर बीएससी में प्रवेश लिया था मैंने। हम्म, तो मैं इसके लगभग योग्य बन गया था हम्म, और योग्य बनने पर परिवार वालों ने कहा कि अब आप जिम्मेदारी के हिसाब से हम्म। विद्यालय संचालन का कार्य देखें, तो उस समय से मैं विद्यालय चालू। विद्यालय में संगीत पर जोर दिया जाता है, संगीत शिक्षा। मेरा तो प्रयास रहता है कि बच्चों को अधिक से अधिक मोटिवेट करके उनको इस क्षेत्र में भी रखा जाए, पर संगीत शिक्षा में मेहनत काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो शायद बच्चे उसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं, हम्म, क्योंकि इसमें तो जो ईश्वर जिनके ऊपर कृपा करता है वो लोग ही उस हम्म। कर पाते हैं। तो शिक्षा क्षेत्र में शुरुआत से ही आप संचालक रहे या शिक्षक की भूमिका निभाकर वापस संचालक में आए? नहीं, मैं शिक्षक की भूमिका निभाने के बाद संचालक बना। तो कौन कौन सा विषय पढ़ाते थे आप? मुझे वैसे संस्कृत बहुत प्रिय विषय है हम्म, और संस्कृत पढ़ाता था मैं। और अभी अभी भी मौका मिलता है तो आप पढ़ाते हैं? अभी मौका मिलता है तो मैं संस्कृत ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र से परिवार जुड़ा हुआ रहा है हमेशा से आपका, जी, जी। और संगीत के क्षेत्र से कौन रहा आपके परिवार से? संगीत के क्षेत्र से तो मेरे बड़े पापा है विष्णुदास जी, हम्म, वो उनको भी संगीत बहुत प्रिय विषय है उनका भी। हम्म, और काफ़ी सालों पहले से वो संगीत के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। लोगों को धार्मिक भावना से जोड़ने का उनका भी लक्ष्य रहा है और अनेक कथाएँ, भजन, कीर्तन वगैरह करना उनका भी एक बहुत अच्छा शौक रहा है हम्म। और उनसे भी थोड़ी प्रेरणा मुझे मिली। संगीत में और कौन कौन से वाद्य यंत्र आप बजा सकते हो? अ, परिपूर्णता नहीं है, बाकी हारमोनियम, ढोलक वगैरह, तबला वगैरह ये चीज़ टेम्परेरी बजा सकता हूँ। जी। हारमोनियम आपने कहीं सीखा है कि? नहीं, कहीं नहीं सीखा है। और ढोलक? ये भी कहीं नहीं सीखा है। सब आप स्वयं? हाँ, कि वो ही है कि धीरे-धीरे बजा-बजा के अपन जितना सीख सके उतना सीखा है, हम्म। बजा-बजा के। शिक्षा और संगीत दोनों को एक साथ संभालना कितना चुनौतीपूर्ण रहता है? मैंने आपको बताया है कि
संगीत शिक्षा भी है। हम्म, शिक्षा अपन माने हम्म, तो संगीत भी शिक्षा का एक विषय है हम्म, और ये शिक्षा से भिन्न नहीं है। हम्म, खुद गवर्नमेंट ने, यूनिवर्सिटी ने, सभी ने हर क्लास 10th 12th बोर्ड अगर अपन करते हैं उस समय भी संगीत को चुनने का तो ऑप्शन दिया है उनने, हम्म, है ना? हम्म, तो मेरे लिए ये शिक्षा ही है, बस मेरा सब्जेक्ट अलग है। हम्म। कोई साइंस से करता है, कोई मैथ से करता है, मैं संगीत के अंदर हूँ, तो मेरा विषय अलग है, बाकी है शिक्षा ही है। हम्म। पढ़ाई में कैसे रहे हो आप शुरुआत से? मैं हमेशा से अच्छी पढ़ाई करी मैंने। हम्म। आज के समय में विद्यार्थियों की समस्या क्या है? आज जो बच्चों में विद्यार्थियों में जो समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड जो है वो मानसिक बोझ है। मानसिक बोझ किस प्रकार से? मानसिक बोझ ऐसा है कि पहले बच्चा फ्री रहता था। हम्म, जब हम लोग थे, आप और हम थे, हम जब पढ़ाई करते थे तो पार्टिकुलर जब अपने को पढ़ाई करना है उसी समय हम पढ़ाई करते थे। हम्म, बाकी टाइम जब अपन खेलते थे कुछ भी खेलने का ही काम था और जब खेलते थे तो उस समय पे बच्चों का छात्रों का माइंड तो बिल्कुल खत्म हो जाता है। खेलना एक एन्जॉय ही है। जबकि अब जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के बाद जो फ्री टाइम रहता है या तो वो मोबाइल में लगाते हैं हम्म। या कुछ अलग चीज़ सोचने में लगाते हैं। तो उनका माइंड बिल्कुल फ्री नहीं रहता है, इसलिए वो पढ़ाई में थोड़ा उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं क्योंकि मानसिक लोड वैसे ही बना रहता है। या तो पढ़ते-पढ़ते भी वो सोचते हैं आज मोबाइल में ये करूँगा, कल वो हम्म। करूँगा, ये खेलूँगा, वो करूँगा। इसलिए माइंड फ्री नहीं है बच्चे इस समय। तो आप बच्चों को अपन मोबाइल से अलग कैसे करें? बच्चों को मोबाइल से दूर करने का परिवार की तरफ से ही प्रेशर बने तो बाकी क्योंकि एनी टाइम तो बच्चे अपने पास रहते नहीं हैं। हम्म, इसलिए हम तो प्रयास करते हैं, विद्यालय में हम मोबाइल बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं कि आपको मोबाइल नहीं लाना है। हम्म। नहीं लाना है मीन्स स्कूल तो कह ही रहा है कि आप मोबाइल यूज़ मत कीजिए हाँ। 18 साल से पहले या जब तक आप बड़े समझदार नहीं हो सके, आपको ज़रूरत नहीं लगे तब तक आप यूज़ मत कीजिए। बाकी पेरेंट्स के फ़ोन वगैरह रहते हैं, बच्चे बैठे-बैठे उनको चलाते हैं और ये भी चीज़ ऐसी है कि अगर आप अच्छाई ग्रहण करेंगे तो वो अच्छाई भी देगा, आप बुराई लोगे तो बुराई भी देगा। विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना आए, इसके लिए क्या क्या प्रयास रहा है? विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना के लिए सबसे मुख्य चीज़ रहती है स्वावलंबन। हम्म, बच्चा अपने काम अगर स्वयं करेगा तो स्वतः अनुशासन वो बना के रखेगा। आज के समय में जो सुविधाएँ बढ़ गई है, वो सबसे मुख्य कारण है। हर चीज़ की सुविधा है। वो बच्चों के लिए। बच्चों के घर पे और हर जगह। हाँ। पहले पहले जो समय था, गुरुकुल या कहीं दूर बच्चों को पढ़ने जाना पड़ता था। वहाँ पे बच्चा सुबह उठता था, खुद को ना एक-एक क्यों कर खुद को नहाना रहता है ना? हम्म, खुद के कपड़े खुद को धोना है, झाड़ू-पोछा अपने अपने क्षेत्र में अपना पलंग या अपना रूम कमरा वगैरह रहता है, हम्म, उसमें खुद को करना है, सब कुछ चीज़ उसको खुद को करना रहती है। हम्म। इसलिए स्वावलंबन वहाँ से बच्चा सीखता है और जब स्वावलंबन सीखता है कि तो स्वतः ही अनुशासन आ जाता है, वो चीज़ें अब नहीं है। तो बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या प्रयास रहा है? आत्मविश्वास बच्चों में बढ़ाने के लिए कहते हैं ना कि कुछ भी कार्य अपने सोच के ऊपर निर्भर करता है हम्म, और उसके लिए हमें बच्चों की सोच वैसी बनानी पड़ेगी कि कुछ कार्य आया और कहते हैं ना कि जब रामायण में हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए कुछ अनेक गायन वगैरह कुछ पुरानी चीज़ें उनको याद दिलाई थी। तब हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आई और उड़ के लंका में चले गए, 7 समुंदर को लांघ लिया था उन्होंने। हम्म। तो बच्चों को उस डर के माहौल से दूर करके परीक्षा या किसी भी चीज़ को अपने को करने के लिए उनको आगे बढ़ाते हैं, तो उसके लिए हमें उनको बच्चों की एक तरह से शक्ति को याद दिलाना पड़ता हम्म। है ना? कि हमें इतना तो आता है, इतना कर सकते हैं।
इस तरह से प्रयास करेंगे, ऐसे हम याद करेंगे, इस समय उठना है, उस समय किताब को लेना है, कि हाँ, हम कर सकते हैं। इस चीज़ की भावना उनके अंदर अपने को बिठानी पड़ेगी। बच्चों में अच्छे गुण विकसित हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी, सबसे ज़्यादा ध्यान किसको रखना चाहिए? माता-पिता को या टीचर को? दोनों दोनों की बराबर ज़िम्मेदारी है, अ, क्योंकि टीच व्यावहारिक जीवन जीना तो माता-पिता सिखाएँगे, हुँ, और शिक्षक का कर्तव्य है कि वो उसके जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का और इन चीज़ों का को सिखाने की प्रेरणा शिक्षक देगा। हुँ। आप अपने विद्यालय के बच्चों से क्या उम्मीदें रखते हैं? विद्यालय तो काफ़ी समय से संचालित हैं, और हमेशा यही प्रयास रहता है कि जो जब तक बच्चे हमारे पास हैं, हम जितना उनको दे सकें प्रयास करके, शिक्षा, पढ़ाई वगैरह सब कुछ, उतना हम लोग प्रयास करते हैं, और बच्चे अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके और अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हुँ। विद्यालय में जब भी कभी सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होते हैं हैं। और राष्ट्रीय पर्व वगैरह मनाए जाते हैं, तो मैंने अधिकतर देखा है कि वहाँ पर नाटक वगैरह करवाए जाते हैं, तो भगत सिंह की नाटक है या फिर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में चीज़ें हैं। तो ये बच्चों से करवाना बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद रहता है? बच्चे हो, युवा हो, या हर वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, जो चीज़ हम लोग आप और हम देखेंगे, अधिकतर ऐसा ही होता है कि अपने दिमाग में वो चीज़ बैठती है और हम उसी को करने का प्रयास करते हुँ, हैं। इसलिए आप बच्चों के दिमाग में अगर अच्छा ही डालेंगे, तो अच्छा ही करने का प्रयास करते हुँ, हैं। और मेरा हमेशा से ये सिद्धांत रहा है कि मैं आधुनिकता की ओर नहीं बढ़ता हूँ। हुँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझसे, मुझे बताते भी हैं, आप ऐसे नहीं रहते हैं, आप वैसा नहीं करते, स्कूल में वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और पर हमारा ऐसा है कि हम आधुनिकता की तरफ नहीं बढ़ते हैं, हुँ, क्योंकि ये राम और कृष्ण का देश है, इसलिए अधिक से अधिक बच्चे उन्हीं को जाने, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि भगत सिंह और इनके नाटक, सर्जिकल स्ट्राइक, और अ, जो विषय रहेगा, बच्चे जिस चीज़ को देखेंगे उसको ग्रहण करेंगे। हुँ, क्योंकि अगर जो हम उनको दिखाएँगे, जो करने की बोलेंगे, हुँ, उसके प्रति कैचिंग पावर बच्चों के अंदर ज़्यादा बढ़ेगा, कि हाँ, महापुरुष थे, उन्होंने क्या-क्या किया है, क्या नहीं। अगर वो करेंगे या देखेंगे, तो देशभक्ति की भावना बढ़ेगी, है ना? और धर्मशास्त्र वगैरह वो चीज़ करेंगे, देखेंगे, तो उनकी एक प्रति बच्चों के मन में भावना बढ़ेगी। और अगर इसी के विपरीत, अगर हम उनसे अभी के आधुनिकता के लेटेस्ट डांस वगैरह, फ़िल्मी गाने, बॉलीवुड, हॉलीवुड इधर हम लोग भेजेंगे, तो बच्चों के दिमाग में उस चीज़ का असर पड़ेगा। हुँ। इसलिए अच्छाई ज़रूर होनी चाहिए। 15 अगस्त 2025 का दिन आदित्य हाई स्कूल जवासा के बच्चे जवासा चौराहे पर ऑपरेशन सिंदूर का अभिनय करने के लिए आप बच्चों को ले गए। जी, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा था? इसका उद्देश्य ये रहा कि ग्रामीण क्षेत्र में, और अधिकतर लोगों को अभी तक ये चीज़ नहीं ध्यान में थी, कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और कैसे हुआ था। पहलगाँव में हमला जब किया पाकिस्तान ने, तो उसके विपरीत जो जवाब भारत देश ने दिया, भारत के जवानों ने जो जवाब दिया, उसका अभिनय किया था हमारे बच्चों ने। तो विद्यालय में तो किया ही था, तो जब कुछ लोग चौराहे पे भीड़ अधिक रहती है, तो उनको भी इस चीज़ का पता चले कि कहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और अपनी सेना ने उनका मुँहतोड़ जवाब कैसे दिया, और इसका सपोर्ट प्रशासन ने और वर्तमान सरकार ने कैसे किया, ये सारी चीज़ें उस उस डांस या उस नुक्कड़ नाटक के अंदर सारी चीज़ें थी। इसलिए हमने प्रयास किया कि अधिक से अधिक लोगों को इस चीज़ के, देशभक्ति की भावना के प्रति जागरूक किया जाए। लेकिन वो परफॉर्मेंस भी बहुत जोरदार थी, क्योंकि जब चौराहे पे वो मैं देख रहा था वहीं पे, जी। तो जो कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पे और बारिश भी भगवान भी जैसे प्रसन्न हो गए उस कार्यक्रम को देख के, बारिश भी शुरू हो गई वहीं पे हाँ। और बहुत ही फिर बच्चे रुके भी नहीं।
ऐसा नहीं कि बारिश वगैरह आ रही है तो रुकना है कि नहीं, हम्म, उन्होंने भी पूरा पूरा किया और बहुत जोरदार रहा। हर व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, जी। लेकिन फिर भी शिक्षा उसके जीवन में कहाँ-कहाँ काम आ सकती आज का समय तो उस जगह है कि नौकरी पाना ही शिक्षा का मेन उद्देश्य नहीं है। नौकरी के साथ-साथ आज के समय में जो चीज़ें व्यावहारिक जीवन में और अपने आसपास के जीवन में अ, जो समय अभी जो चल गया है हर चीज़ का है? कि अगर आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो या अच्छे से पढ़ नहीं पाएँगे किसी भी चीज़ को। किसी भी चीज़ को या फिर कहीं आना-जाना करना वग़ैरह, पहले ये सब चीज़ें आसान थी। आज के समय में डिजिटाइज़ेशन हर चीज़ डिजिटल हो गई है और अधिकांश प्रोसेस कैशलेस वग़ैरह हुँ, ये अपने व्यावहारिक जीवन की चीज़ें हैं और अगर आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो शायद कहीं न कहीं आपको इन चीज़ों में भी समस्या आएगी। हुँ। मुझे एक घटना याद है कि अपन बड़ौदा बालाजी गए थे और बड़ौदा बालाजी से अपन जब आ रहे थे, पूरे स्कूल का टूर था। वहाँ से आ रहे अपन बेगू बेगू के यहीं पे आए थे शायद, और सामने से एक तूफान गाड़ी आई। तूफान गाड़ी आई, इधर बच्चे हैं, शाम का समय है, अंधेरा है, और दोनों तूफान गाड़ी और अपनी स्कूल की बस दोनों आपस में हल्की सी टक्कर लगी। एकदम पूरा माहौल एकदम स्तब्ध हो गया, सारे बच्चे डर गए, टीचर वगैरह मैम सभी थे, सब एकदम अचानक डर गए। आप उतरे तुरंत और नीचे जाके आपने देखा, स्थिति ज्यादा थी नहीं, हल्की सी टक्कर थी। और फिर आपने अ, उनसे भी पूछा जो तूफान वाले थे, क्या रेल लगेगी इतनी, ज्यादा कोई बड़ी घटना तो नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरा पूरा स्टाफ है, बच्चे हैं, सब डर गए। आप उस समय बिल्कुल शांत चित रहे। ये शांत चित, ये शांति कैसे आई, ये कूलनेस कहाँ से मिली आपको? शिक्षकीय जीवन होने की वजह से एक तो अपने अंदर वो धैर्य की भावना और ईश्वर हमेशा मुझे वो शक्ति देता है कि अ, जब विषम परिस्थिति हो तब हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और हमेशा सभी के लिए यही सही है कि जब समस्या कुछ आ जाए बड़ी तो हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए और मैं बचपन से संघ अ, से सीखा हूँ और बाल स्वयंसेवक रहा हूँ, उस समय से संघ से मुझे हमेशा यही प्रेरणा मिली है कि हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए और अपने जीवन के अंदर हमेशा धैर्य रखना चाहिए ताकि अ, हड़बड़ाहट या किसी समस्या के समय पे हमें उससे और ज़्यादा परेशानी नहीं हो। हम्म, इसलिए हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए। आपने स्वयं सेवक संघ की बात की। एक समय ऐसा था जब जवासा में स्वयं सेवक संघ से जुड़ने के लिए जो युवा थे, उनमें शिथिलता आ गई थी, उनमें वो जुड़ाव, लगाव कम हो गया था उनका। जी। और आपने उस समय में आरएसएस में रहकर युवाओं को आरएसएस में लाने का भरपूर प्रयास किया था। उस प्रयास के बारे में बताइए। 2007 में मेरा प्राथमिक वर्ग हुआ है। उस समय मैं 13-14 साल का था। मैं भी संघ को नहीं समझ पा रहा था उस समय पे। तो प्राथमिक वर्ग सरस्वती विद्यालय नीमच में हुआ मेरा 7 दिन का। ये था पहले से ही बहुत सारे लोग यूँ डरा देते थे और 7 दिन तक बिल्कुल गेट से बाहर नहीं निकलने देंगे इन्हें, खाना भी अच्छा नहीं मिलेगा वहाँ इन्हें, ऐसा होगा न वैसा होगा इन्हें, 4 बजे उठना पड़ेगा, उठ के नहाना पड़ेगा इन्हें, फिर शरीर से बहुत काम कराएँगे, प्रैक्टिस कराएँगे, दौड़ाएँगे, कसरत कराएँगे, बहुत सारी चीज़ें कही थी। तो मेरे अंदर भी वो डर का माहौल था। पर परिवार वालों ने कि नहीं जाना पड़ेगा उस प्रेशर से मेरे को भेजा था और वहाँ से मैंने प्राथमिक वर्ग किया। तो वहीं से मन के अंदर भावना हो गई कि राष्ट्र और धर्म के लिए हमें भी और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें एक निःशुल्क विद्यालय
जैसा सिस्टम है, व्यवहारिक जीवन की सारी चीजें संघ अपने बच्चों को सिखा देता है। इसलिए हमेशा मैं तो सभी से अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को संघ की शाखाओं में जरूर भेजना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र, धर्म और व्यवहारिक जीवन, बड़ों का आदर करना, परोपकार की भावना, ये सब चीजें संघ सिखाता है। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे इधर लोगों को आसपास गाँव में प्रवास किए जा जाकर वर्ग लगाए, और बहुत सारे प्रवास करने के बाद कुछ युवाओं को प्राथमिक वर्ग के लिए भी भेजा था उस समय। उसके बाद से ये मेरा संघ का सफर प्रारंभ हुआ। तो अभी तक कितने वर्ग किए आपने? 3 वर्ग किए। प्राथमिक वर्ग करने के बाद इंदौर में मैंने प्रथम वर्ष किया था, वो 20 दिन का था। और फिर द्वितीय वर्ष बिलासपुर छत्तीसगढ़ में किया था मैंने, वो भी 20 दिन का। अच्छा, जब प्राथमिक वर्ग किया था उसके बाद तुरंत ही आपको आपने जब आपने प्राथमिक वर्ग किया था उसके बाद पहला कदम क्या रहा था? पहली बार जब आप वर्ग में गए थे तो मैंने सुना है कि अभी जो वर्तमान में विधायक है दिलीप सिंह जी बरियार साहब, वो आपको रिसीव करने आए थे, ऐसा ऐसा सुनने में आया था। प्राथमिक वर्ग करने के बाद लगातार प्रवास वगैरह किए, और संघ का कार्य किया। बहुत सारे धार्मिक कार्यों में अग्रणी रहना, इधर किसी की मदद करना वगैरह, ये सारी चीजें करी। और उसके बाद ये सक्रियता को देखते हुए मुझे प्रथम वर्ष के लिए भेजा गया। तो उस जब प्रथम वर्ष के लिए गया तो रात्रि में आखिरी बस से गया था। तो उस समय मुझे याद है कि वर्तमान विधायक दिलीप सिंह जी परिहार मुझे बस स्टॉप पे रिसीव करने आए थे, और उन्हीं की कार से वही मुझे रात को 12:15 12:30 बजे जो ट्रेन आती है उसमें उन्हीं ने मुझे बिठाया था साथ में। हम्म। अ, विधायक साहब से मित्रता का भावना है कि गुरु शिष्य की भावना है? कैसा रिश्ता है आपका उनके साथ? मेरा संपर्क तो उस समय से हुआ था, संघ के हिसाब से हुआ था, इसलिए मैं तो भाई साहब ही कहता हूँ अभी अभी तक। बाकी उनका वो भी हमेशा संघ के स्वयंसेवक ही रहे हैं, इसलिए बहुत सामान्य व्यवहार है उनका भी। सभी से अच्छे से बात करते हैं और बहुत सामान्य जीवन जीते हैं, इसलिए हमें तो हमारे भाई साहब जैसे ही लगते हैं। अच्छा, तो अभी बातचीत होती है कॉल वगैरह पे उनसे? होती है, मिलना-जुलना सब रहता है होता है। और संघ में सक्रियता को देखते हुए भाजपा ने भी मुझे दायित्व दिया है, इसलिए उनसे संपर्क हमेशा बना रहता है। अच्छा, भाजपा में क्या दायित्व है अभी आपके पास? मेरे पास युवा मोर्चा का जिला मंत्री का दायित्व मिला है मुझे। पहले 3 साल हो गए, अभी युवा मोर्चा जिला मंत्री हूँ मैं। आरएसएस की बात कर रहे थे, आरएसएस के अनुशासन का कोई किस्सा? आरएसएस का अनुशासन तो ऐसा है कि संघ में सब लोग समान हैं, जातिगत भेदभाव है नहीं, और समानता का ध्यान रखते हुए संघ हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और व्यक्ति निर्माण में मुख्य उद्देश्य रहता है कि जब 2025 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना करी थी, अभी इस वर्ष 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं संघ के, और बहुत सब जगह बढ़िया-बढ़िया आयोजन हुए। तो 1925 में संघ की स्थापना करी, कुछ स्वयंसेवकों को साथ लेके एक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्होंने बनाया था। और धीरे-धीरे बढ़ते आज 40 से अधिक देशों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चल रहा है, और विश्व का सबसे बड़ा संगठन अगर किसी को माना जाता है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को माना जाता है। क्योंकि अगर इसका स्पष्ट उदाहरण अगर अपन देखना चाहें तो राम मंदिर या कोई भी आयोजन हो, वहां पर मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के साथ और उनके बाद अगर किसी की भूमिका रही है तो हमेशा संघ के प्रतिनिधित्व करने वाले मोहन भागवत जी हमेशा राष्ट्र के सबसे बड़े-बड़े कार्यों में अग्रणी रहे हैं। यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि विश्व में संघ का कितना प्रभाव है। तो अनुशासन मुख्य उद्देश्य रहता है संघ का, और व्यक्ति को पूर्णता की ओर बढ़ाना, व्यक्ति का निर्माण करना संघ का उद्देश्य रहता है। इसी के बीच मुझे अनुशासन का एक किस्सा याद आया कि जब द्वितीय वर्ष के लिए हम छत्तीसगढ़ गए थे बिलासपुर, 300 साढ़े 300 स्वयंसेवक थे, तो लगातार 20 दिनों तक वर्ग करने के बाद इसमें प्रकट उत्सव करके एक आयोजन होता है 1 दिन का, यानी आपको प्रस्तुतियां देनी है वहां आपने क्या क्या सीखा,
उसमें पूरा शहर या आसपास के जितने भी लोग रहते हैं, सब लोग आते हैं। तो मुझे याद है कि अनुशासन इतना सख्त है संघ का कि वहाँ पर रमन सिंह जो उस समय के मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के, हम्म, वो रमन सिंह जी भी हमारे साथ बैठे थे, मगर उनके बीच में किसी भी स्वयंसेवक ने वो रमन सिंह जी मुख्यमंत्री है इस तरह से किसी ने व्यवहार नहीं किया। हम्म, एक सामान्य स्वयंसेवक की भांति हमारे बीच में बैठे थे। उनको ना कोई मंच दिया गया, ना उनको कोई विशेष स्थान देके ऐसा कुछ नहीं किया गया। हम भी उनके पास से 10 बार गुजरे, हम्म, हम दिन भर उनके साथ रहे, पर कहीं भी ये शब्द नहीं आया कि ये सीएम है। हम्म, ये वहाँ पर स्वयंसेवक ही थे और मुझे भी आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा अनुशासन संघ में होता है। नहीं तो सीएम और कहीं बाहर मिल जाए किसी को, या तो कोई सेल्फी ले रहा है या कोई आयोजन कर रहा है, काफिले खड़े हो जाते हैं बहुत लंबे लंबे। हम्म, बाकी संघ के अंदर ऐसा नहीं होता है। हमने अभी भी 100 वर्ष पूर्ण करने पर भी देखा है, बहुत सारे वीडियो फोटो वगैरह अपने देखे हैं। हम्म, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग, बड़े बड़े राजनेता वगैरह सब लोग हम्म, संघ के वर्ग में, संघ के संचलन में शरीक हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं। पर वो बिल्कुल एक सामान्य जीवन जीते हुए एक स्वयंसेवक की भांति सम्मिलित हुए हैं। यानी कि संघ में अनुशासन सबसे मुख्य है। आपने 3 वर्ग किए अभी। जी। वर्ग में क्या होता है? वर्ग में शारीरिक क्रियाएं होती है, शरीर को मजबूत करने का कार्य होता है, और दिन में बौद्धिक वगैरह ये चीजें होती हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग अपन कालांश रहते हैं, वो चलते हैं। इसमें प्रार्थना वगैरह ये चीजें याद करने का भी रहता है एक, और अलग अलग विषय रहते हैं। एक धर्मशास्त्र का विषय रहता है, एक राष्ट्र का विशेष रहता है, अखंड भारत वगैरह ये सब चीजें, ये विषय रहते हैं इसके अंदर। तो ये सब चीजें हमें सिखाई जाती है। हम्म, व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से क्यों जुड़े? हाँ, जैसा कि मैंने बताया है कि एक ये निशुल्क कोचिंग हम्म, है ना, जिसमें हमें बगैर फीस दिए व्यक्ति निर्माण हो जाएगा। आपके अगर कोई बच्चे हैं, आप संघ की शाखा में भेजिए, आपको उन्हें स्पेशली कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा। एक संघ में जाया हुआ व्यक्ति और एक जो नहीं जाता है, उनका अगर अपन भेद समझे, तो मान लो किसी के साथ कुछ घटना हुई, किसी को मदद की जरूरत है, तो संघ का व्यक्ति तत्काल भगेगा परोपकार के लिए, किसी की मदद के लिए, धार्मिक सार्वजनिक आयोजन के लिए। बाकी जो सामान्य व्यक्ति है, वो उनके दिमाग में शायद नहीं आएगी, क्योंकि संघ के व्यक्ति के जीवन में वो कुट-कुट के भरा हुआ है। भावना राष्ट्र और धर्म के प्रति जो भावना है, वो कूट-कूट के भर दी जाती है। इसलिए वो हमेशा तैयार रहता है राष्ट्र, धर्म और मानव सेवा के लिए। ये ये अलग-अलग भिन्नताएँ हैं, और व्यवहारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन में सारा बदलाव संघ ही लाता है। हमें किसका सम्मान करना है, माता-पिता को भोग लगाना है, घर में स्वयं का काम स्वयं करना है, किस समय पे उठना है, धार्मिक मान्यताओं में हमें, हिंदू धर्म में हमें कैसे रहना चाहिए, सिर पर शिखा वगैरह रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें अपने पारंपरिक वेशभूषा पहनते हैं बहुत सारे स्वयंसेवक लोग आज भी। ये बहुत सारी चीज़ें संघ सिखा देता है। आरएसएस से जुड़ने से पहले आपका जीवन और आरएसएस से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव रहा? संघ से जुड़ने के बाद मुख्य बात अगर अपन देखना चाहें, तो मैं हमेशा अपने फ़ोन के अंदर भी राष्ट्र और धर्म की चीज़ें सर्च करता हूँ और उन्हें ही देखता हूँ। हम्म, जबकि इसके विपरीत अगर अपन देखें, तो आज के युवा शायद ये चीज़ें पसंद नहीं करते, या लेटेस्ट सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, या कुछ लेटेस्ट मूवी आई हो तो वो देखना पसंद करते हैं। मैं कभी कोई लेटेस्ट मूवी नहीं देखता हूँ। मैं मतलब काफ़ी टाइम पहले से ही कोई फ़िल्में वगैरह ये चीज़ें नहीं देखता था। हमेशा कुछ न कुछ अच्छा अ, देखता हूँ, अच्छा सुनता हूँ जो राष्ट्र और मेरे धर्म से रिलेटेड हो, ये चीज़ें देखता हूँ। एक तो ये उसमें मेरे मेरे अंदर जो बदलाव आया है, ये आया, और उसके बाद एनी टाइम हर किसी के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और
अगर किसी की समस्या कुछ भी आए उसके लिए तैयार रहता हूँ। गाँव पे धार्मिक सार्वजनिक आयोजनों में अग्रणी रहता हूँ। पहले नहीं था, बाकी संघ ने मुझे ये सब सिखाया है। ये बदलाव जीवन में ज़रूर आया है। दिनचर्या में क्या बदलाव रहा आपके? दिनचर्या में विशेष बदलाव नहीं है, क्योंकि अगर संघ की शाखा मेरे क्षेत्र में लगती तो ज़रूर बदलाव रहता। मैं नियमित संघ की शाखा में जाता। अभी वर्तमान पहले लगती थी, अभी वर्तमान में नहीं लग रही है, इसलिए शारीरिक अभ्यास तो करते ही हैं। बाकी प्रयास करेंगे कि कहीं आस-पास शाखा लगे तो वहाँ हम जाने का प्रयास करें। शारीरिक अभ्यास में क्या करते हैं आप? शारीरिक अभ्यास में थोड़ा बहुत योगा वगैरह, इधर बाहर घूमना वगैरह, ये चीज़ सुबह-सुबह। हम्म। वैसे अधिकतर देखा गया है कि बीजेपी में अधिकतर आरएसएस के लोगों को लिया जाता है। क्या कारण रहता है? हुँ, इसका मुख्य कारण ये है कि कोई कंपनी या कुछ भी होता है, कोई संस्था या विद्यालय ही मान लो, हम्म, तो सर्टिफिकेट या पढ़ा लिखा व्यक्ति ही पढ़ा पाएगा, हम्म, या बगैर पढ़ा लिखे को तो सरकार भी नौकरी में नहीं लेगी, ये अपन मानते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पार्टी भाजपा के अंदर ही लिया जाए। हम तो कहते हैं कांग्रेस को भी लेना चाहिए संघ के व्यक्तियों को, क्योंकि वहाँ व्यक्ति निर्माण हुआ है। संघ ने उसको सिखा दिया है कि कैसे भाषण देना है, कैसे बोलना है, कैसे मानव सेवा करनी है, कैसे परोपकार का कार्य करना है। कहते हैं ना कि जनप्रतिनिधि, नेता को या जो चुन के आता है उन्हें जनप्रतिनिधि बताते हैं, है ना? यानी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला। तो संघ तो सिखा ही ये रहा है कि व्यक्ति निर्माण, यानी व्यक्ति निर्माण करने के बाद वो प्रतिनिधित्व करता है, या अपने गाँव का करता हो, परिवार का करता हो, या उसकी संस्था का करता हो। तो उसे बचपन से वो चीज़ संघ ने सिखा दी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को समझती है कि संघ का व्यक्ति कितना पूर्ण है, ये अपनी पार्टी के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि वो, ये मान लो आपकी पढ़ा लिखा है, वो संघ में पढ़ा है, इसलिए वो पढ़ा लिखा है। ये पढ़े लिखे व्यक्ति को लेना मतलब पार्टी को एकदम से उड़ान देना है। इसलिए संघ के व्यक्ति को भाजपा में प्राथमिकता दी जाती है। ये अभी 2 दिन पहले भी संसद में ये बात चल रही थी अभी, और अमित शाह जी, गृह मंत्री जी ने ये बात भी रखी थी कि खुद प्रधानमंत्री भारत का संघ से निकला हुआ व्यक्ति है, क्योंकि उनका बौद्धिक विकास किसी को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका बौद्धिक विकास संघ में ही हो जाता है। वो हर चीज़ को जानते हैं, पहचानते हैं, धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, समाज क्या है, देश क्या है, उस चीज़ की भावना संघ के व्यक्ति के अंदर रहती है। इसलिए अगर आप संघ के व्यक्ति को लेंगे तो आपको कहीं न कहीं फ़ायदा है। इसलिए भाजपा संघ के व्यक्ति को लेती तो जब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक में कार्यरत थे है। जी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक अच्छा चल रहा था, पूरा चल रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने आपको अप्रोच किया था कि आप पार्टी ज्वाइन कीजिए। तो क्या समय रहा था वो? किसने अप्रोच किया था? क्या स्थिति रही थी उस? ऐसा कुछ नहीं, एक कॉल आया था कि आपको जिलाध्यक्ष जी से संपर्क करना है, तो उस समय मैंने संपर्क किया था। 1-2 आयोजन में गया था मैं। उसके बाद मुझे बताया गया कि आप को दायित्व मिल रहा है जिला मंत्री का। हुँ, तो तब मैंने हाँ करने के बाद आप इससे सहमत हो कि क्या है, ये चीज़ पूछी गई थी। उसके बाद मुझे भाजपा में जिला मंत्री बनाया गया। तो अभी आप भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री हैं। जी। अभी भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है और आरएसएस की क्या मानसिकता है? क्या दोनों अलग-अलग है या एक ही है? एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक संगठन है, हुँ, और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। हुँ, संघ राजनीति नहीं करता है। हुँ, संघ राजनीति कभी नहीं करता है। बस भारतीय जनता पार्टी संघ के लोगों से ज़्यादा लगाव रखती हुँ, है। उन्हें पार्टी में कार्य करने का अवसर देती है। बाकी इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि संघ भाजपा है या भाजपा संघ है, ऐसा कुछ नहीं है।
वो एक संगठन है राष्ट्रवादी, और ये राजनीतिक पार्टी है। हम्म, संघ कभी चुनाव नहीं लड़ता है, संघ कभी चुनाव प्रचार नहीं करता है, और संघ किसी पार्टी विशेष की मदद नहीं करता है। और अगर आपको राजनीति करना है तो संघ आपको संघ में रह के आप राजनीति नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग है। आपने भी बताया कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक के लिए सभी बराबर रहते, न कोई मुख्यमंत्री अगर वहां पर आता है तो मुख्यमंत्री जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है, जो सामान्य सदस्य होते हैं वैसा व्यवहार किया जाता है। जी ऐसे ही किसी अवसर पर आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साहब से मिले, जी। ऐसे किन किन छवियों से आप की मुलाकात रही? मुलाकात तो विशेष ऐसी नहीं रही है, बाकी हम मोबाइल और फोटो वीडियो में जरूर देखते हैं। अब वो तो सब देखते हैं, आप भी देखते हैं, सब देखते हैं कि किस तरह सामान्य तरीके से संघ में अगर आपको जाना है तो किस तरह सामान्य रहना पड़ेगा। मोहन यादव जी से कभी मुलाकात हुई हो, या जब नीमच तत्कालीन मुख्यमंत्री जी आए थे, उस समय पार्टी की तरफ से मुझे स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे कार्ड मिला था मुझे। उस समय उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पे उपस्थित था। समाज के लिए भी आप हमेशा ही खड़े रहे, वैष्णव समाज के बारे में के साथ आप हमेशा ही खड़े रहे हो। क्या है वैष्णव समाज और क्या आपका प्रयास रहा है हमेशा से? वैष्णव समाज वैसे संघ से मुझे शिक्षा मिली है कि सबसे बड़ा समाज हिंदू समाज है। बाकी समाज का जो क्रम बनाया हुआ है वो अलग अलग व्यवस्था प्राचीन काल से बनी हुई है। उस समय से ये मेरा सौभाग्य है कि वैष्णव बैरागी समाज में जन्म हुआ है मेरा। तो वैष्णव समाज वर्षों पहले अलग अलग द्वारे अलग अलग गोत्र के रूप में वैष्णव समाज आई, और अधिकार दिया गया तो भगवान की पूजा अर्चना का अधिकार समाज को दिया गया कि इस व्यक्ति समाज के व्यक्ति भगवान की पूजा अर्चना का कार्य करेंगे, और उस समय पूजा अर्चना के साथ भिक्षावृत्ति वगैरह ये करके अपने जीवन को चलाने का कार्य ये हमारा समाज करता था। और समाज तो उस जगह है कि एक समय की बात है कि अपने मालवा माटी के महान संत है कमल किशोर जी नागर। वो खुद अपने मुख से ये बात कहते हैं कि एक समय मुझे कथा करने का अवसर मिला था तो एक व्यक्ति जो निरंतर मेरी सेवा करता था, मेरे कार्य करता था, मेरे कपड़े वपड़े धोने का ये काम वहाँ का एक व्यक्ति कर रहा था। और जब हम बहुत पुरानी बात है तो वहाँ पे जो हेडपम्प वगैरह ये चीज़ रहती थी पहले नहाने का, वहाँ पे नहाते टाइम पे उस दिन उनने पूछा गया कि आप कौन हो, क्या है? तो उनने फिर बताया था कि मैं वैष्णव बैरागी हूँ, ये बताया था। तो उसी अच्छे कपड़े और नहाने के बाद कमल किशोर जी नागर उसी कीचड़ में उस व्यक्ति के दंडवत हो गए थे, धोख लगाने लग गए थे, और उन्होंने ये बात कही थी कि ये मेरे से बहुत बड़ा पाप हुआ है जो मैं आपसे 2-3 दिन हो गए ये कार्य करा रहा हूँ, ये नहीं कराना चाहिए। आप तो ईश्वर के बिल्कुल नज़दीक रहने वाले लोग हैं, आप रोज़ सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं, आपको इतना बड़ा अवसर मिला है कि आप भगवान को नहलाना-धुलाना, उनको तैयार करना, वो आपकी पदवी है, और आप मेरे साथ मैं 2-3 दिन से ऐसा कुछ कर रहा हूँ, शायद ये मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। उस समय उन्होंने माफ़ी माँगी थी। तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये वैष्णव समाज किस जगह है, कि हमारा समाज क्या है। और समाज सेवा तो हर व्यक्ति को सामाजिक कार्य में हमेशा अग्रणी रहना चाहिए, और जब से प्रेरणा मिली तो धीरे-धीरे समाज में हम कुछ युवा लोगों ने मिलकर
बहुत सारे कार्य किए हैं और हमारे वरिष्ठ समाज के वरिष्ठ लोग मिलकर अनेकों कार्य करे हैं। पहले सम्मेलन वगैरह करना, हमारे गुरुदेव की हमेशा समय-समय पर जयंती वगैरह मनाना करना, समाज को एकजुट करने का प्रयास सदैव रहा है और भादवा माता में धर्मशाला का निर्माण कार्य वरिष्ठ समाज के जनों के आशीर्वाद एवं सहयोग से निरंतर चल ही रहा है। हम्म। अभी आपने बताया भादा माता धर्मशाला के बारे में। भादा माता धर्मशाला निर्माण का कार्य की शुरुआत कहाँ से हुई? जब मैं छोटा था, काफ़ी समय पहले की बात है कि ये अनेक लोगों ने पूर्व में भी प्रयास किए हैं, समाज के वरिष्ठ लोगों ने कि धर्मशाला का निर्माण हो। पहले भादा माता में एक सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था। उसके बाद जवासा में अपने ही विद्यालय में एक बैठक भी आयोजित की गई थी भादा माता धर्मशाला बनाने के संदर्भ में। उस समय भी अनेक समाज बंधु वहाँ पर एकत्र हुए थे। सभी ने अपनी-अपनी भावना वहाँ रखी। कितना दान पुण्य कितना देना है, कौन कितना सामर्थ्य रखता है, सभी ने अपनी-अपनी बात रखी थी। लगभग 15 साल पहले की बात है। उस समय सभी ने अपनी-अपनी बात रखी, धीरे-धीरे उसकी समिति भी बनी थी, मगर वापस धीरे-धीरे वो जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनके सपोर्ट कम होने की वजह से या आर्थिक लाभ नहीं मिलने की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से उस समय वापस इस कार्य में शिथिलता आ गई थी। और एक समय जब हम लोग नीमच में हम लोग बैठे थे और धीरे-धीरे समाज को एक करने के उद्देश्य से हम 4-5 युवाओं ने वापस अभी 3 साल पहले हमने एक नीलकंठ महादेव में एक बैठक का आयोजन रखा था। उसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित करके वहाँ पर धर्मशाला निर्माण की बात रखी थी। वहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे और सभी ने अपनी सहमति भी दिखाई थी। उसके बाद अगली बैठक भादवा माता में हुई थी। भादवा माता में सबकी सहमति से धर्मशाला का अध्यक्ष जिलाध्यक्ष देवदास जी बैरागी को बनाया था और तब से इस कार्य की शुरुआत हुई। धीरे-धीरे वहाँ से लोगों ने दान पुण्य करना प्रारंभ किया। ट्रस्टी के लिए 51,000 का शुल्क रखा था और अनेक धीरे-धीरे सभी ने कहते हैं कि बगैर धन के कोई कार्य संभव नहीं है। इसलिए धन की आवश्यकता थी तो गाँव-गाँव, गली-गली जाकर समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचकर समाज की जो समिति है इनने प्रयास किया और आज धरातल पर भादवा माता में वैष्णव समाज की ज़मीन भी है और ज़मीन के साथ-साथ वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर बना के नींव का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। और अब जैसे-जैसे समाज के लोग दान पुण्य करते जाएँगे, भादवा माता की धर्मशाला एक बहुत अच्छे रूप में हमारे बीच में हमें मिलेगी। तो अब मैं आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा। रैपिड फायर क्वेश्चन मतलब आपको फटाफट जवाब देना। 2 पूछूंगा मैं, आपको एक जल्दी से जवाब देना, ठीक है? चाय या कॉफी? चाय। किताब या मोबाइल? किताब। गाना या भाषण? दोनों। दोनों। पसंदीदा रंग? ऐसा कुछ विशेष नहीं है, व्हाइट रंग, सफेद मुझे अच्छा पसंद है। ये तो अच्छा जवाब दिया क्योंकि व्हाइट में तो सारे रंग मिल जाते हैं, सारे फेवरेट हो गए। फेवरेट सिंगर तो बता ही दिया आपने। हाँ, प्रकाश माली। प्रकाश माली। पसंदीदा वाद्य यंत्र? हारमोनियम अच्छा लगता है। हारमोनियम। पहाड़ या समुद्र? पहाड़। पहाड़। सुबह या रात? सुबह। प्रेरणा, ऐसा कोई शब्द जो दिल को छूता हो या जिससे आपको प्रेरणा मिलती हो? शब्द तो राम ही अच्छा लगता है मुझे। राम। मनपसंद खाना? मनपसंद खाना तो दाल बाटी ही खाते हैं। दाल बाटी। एक शब्द में अगर खुद को बताना तो क्या कहें? एक शब्द को खुद को ऐसे बताएंगे? एक शब्द में कि अपने आप के बारे में सोच के कि मैं ऐसा हूं। शून्य हूँ मैं। अच्छा। पसंदीदा सब्जेक्ट? संस्कृत। संस्कृत। खुशी का रहस्य?
खुशी या रहस्य बोला कि खुशी का रहस्य? खुशी का रहस्य। खुशी का रहस्य। रहस्य। खुशी का रहस्य तो कुछ नहीं होता है। ठीक है। बचपन की याद। इसके बारे में बोलना है कि इसका नहीं, इसका जो आंसर क्या है? सिर्फ पहला थॉट जो आए वो बोलना है, बचपन की याद। हम्म, जो पहला थॉट ही दिमाग में आ रहा है वो कहना है। ऐसा कुछ नहीं आ रहा मैं तो। मंच या क्लासरूम? मंच। फेवरेट फिल्म? फिल्म देखते नहीं आप? फिल्म नहीं देखता हूँ। फिर भी कोई ऐसी कोई पसंद हो? ऐसी फिल्म में कुछ विशेष कुछ नहीं है। बाकी अ, सनी देओल मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनकी फिल्में ज्यादा देखता तो गदर वगैरह देखिए। हूँ। जी। सबसे फेवरेट छात्र, स्टूडेंट जो रहा हो आपका? सचिन नागदार था एक स्टूडेंट, बहुत अच्छा। गाना जो बार बार सुनते हो? जिसको आप बार बार सुनते हो? मैं बार बार सुनता हूँ एक गीत गाना है, वैसे फिल्मी गाने बहुत कम सुनता हूँ, पर जो है वो राजा भरतरी का गाना है, वो ही सुनता राजा भरथरी का? हूँ। कौन सा वाला? एक बार गा के हो जाए। एक दिन गंगा के तीरे मिल गया दो बिछड़ा प्राणी, गढ़ लो उठा दे बाबा, बोली तारा मती रानी। ऐसा है। तारामती रानी यानी राजा हरिश्चंद्र के बारे में? ये राजा हरिश्चंद्र की पूरी कथा है, उसके अंदर जो गाने के जो बोल है ना, वो ये है। कभी मौका मिलेगा तो आप इस तरह की वीडियो बनाना, राजा हरिश्चंद्र के बारे में हम लोग 10-15 मिनट का जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा डर? सबसे बड़ा डर क्या रहा है तुझे, या क्या है अभी? जी अभी कोई डर नहीं है, और मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि जब डर रहता है तब ईश्वर मुझे शक्ति देता है कुछ न कुछ। पसंदीदा त्योहार? दीपावली मुझे बहुत पसंद वो बात जो हमेशा दिल में रहती है? है, कोई बात नहीं है। समय मिलने पर क्या करते हो जब फ्री रहते हो? फेवरेट टाइम पास क्या है? हारमोनियम बजाने का प्रयास करता हूँ। अगर मौका मिले तो किससे ड्यूएट करने का मौका मिले, किसके साथ करना चाहोगे? मीन्स लेवल क्या है? हाईएस्ट? या ऐसा जवाब अपने पास है तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं। फिर भी ऐसा कोई पसंदीदा? ऐसा कुछ नहीं। आपका फेवरेट इंस्पायरिंग कोट ऐसा है कि दिमाग में आते? सोच ही सफलता का मुख्य बिंदु है। सोच ही सफलता का मुख्य बिंदु? क्योंकि सोच बड़ी रखेंगे तो उस लेवल की सफलता मिलेगी। तो ये कहाँ आपने से सोच भी नहीं रखा है तो वो नहीं। कहाँ से मिला ये कि अंदर से निकला है? अंदर से निकला नहीं, ये हमेशा अपनों खुद अभी करके देख लो। अभी जो सोच के देख लेंगे, मान लो अपन है ना, हिम्मत करेंगे तो ही होगी ना। सोच में नहीं रखेंगे नहीं मैं इसको उठा लूंगा, सोच ही नहीं रखी तो कैसे उठा पाऊंगा? सोच ही सब कुछ। सोच ही तो सफलता है। एक ऐसी आदत जिसे आप कभी नहीं छोड़ो?
लेट सोना। लेट सोना। अच्छा। ये लेट सोने वाले कब से पड़ी है? मैं कभी जल्दी नहीं सोऊंगा। मंच पर जाने से पहले क्या सोचते हो? मंच पे जाने से पहले जो भी सोचना है वो, जो भी करना है वो मंच के ऊपर वैसे ही हो जाता है। इसलिए मंच पे जाने के पहले बस यही सोचते हैं कि ईश्वर आज का जो काम है उसको सफल करे, अच्छा करे। मौसम कौन सा अच्छा लगता है? मौसम बारिश का ही अच्छा लगता है। और गीत किस मौसम के अच्छे लगते हैं? गीत इसी मौसम के अच्छे लगते बारिश के। हैं। हाँ, ऐसी कोई किताब जो जिसने जीवन बदला हो आपका? किताब पढ़ते हो आप? किताब पढ़ता हूँ। कौन कौन सी किताबें पढ़ी वैसे? किताबें भी मैं ऐसी ही पढ़ता हूँ कि जैसे मैंने शुरुआत एक बार पृथ्वीराज चौहान की किताब पढ़ी थी, हम्म। क्योंकि मुझे कहीं पृथ्वीराज चौहान की कथा से मीन्स अपने भाषण में कथा के तौर पे कहना, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना किसी व्यक्ति से मैंने सुना था, इसलिए मैंने उसी दिन वो किताब खरीदी थी। हम्म। अच्छा, तो पहली किताब में पृथ्वीराज चौहान। महापुरुषों की सुनना पसंद, हम्म। पढ़ना पसंद करता उपन्यास वगैरह कभी? ये चीजें तो आती है तो अच्छे से अच्छा खुद भी लेना और अगर किसी को देना हो तो भी वो अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता हम्म। रोल मॉडल कौन रहा है? हूँ। रोल मॉडल माने तो किस क्षेत्र में? हाँ, ये भी एक शिक्षा के क्षेत्र में। सबसे पहले संगीत और शिक्षा के क्षेत्र। संगीत। रोल मॉडल में बड़े भाई साहब का ही रहा है, पुरुषोत्तम जी का। शिक्षा के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में? संगीत में तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है। राजनीति के जीवन में? राजनीतिक जीवन में रोल मॉडल विधायक महोदय। दिलीप सिंह बरियार। पसंदीदा शहर? मुझे तो अपना शहर नीमच ही पसंद है। नीमच। अगर आपको अपनी पहचान बतानी हो तो कौन सा गाना आप पे सूट करता है? पहचान बताने के लिए ये जो आप सूट कर रहे हैं। मेरे ऊपर सूट करे से क्या मतलब है? जो आप अब रिप्रेजेंट करता हो आप पे गाना कि यार ये इसके बोल तो मेरे को बिल्कुल सूट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास है आपके लिए। जब गगन अगन बरसावे है वो ठंडी पवन बन जावे है, अच्छा, जो सबको पार लगावे है वो ही लगन। सबसे प्यारा दिन जीवन का? प्यारा दिन खुशी का माने कि कौन सा माने? खुशी का, जो अच्छा लगता हो। सबसे प्यारा दिन मेरी बेटी हुई थी उस दिन का है। क्या तारीख क्या थी सर? 20 जून। 20 जून। शिक्षा या संगीत? वैसे तो आपने दोनों एक ही बोला है, लेकिन मैं थोड़ा चेंज करता हूँ इसको। पढ़ाई करना और संगीत की शिक्षा लेना, इन दोनों में से कठिन कौन हो सकता है? कठिन संगीत है। कठिन संगीत है। क्योंकि मेन उद्देश्य अगर नौकरी पाना नहीं है तो कठिन संगीत है, क्योंकि शिक्षा तो
अनिवार्य भी हो गई और सब ले रहे हैं, पर संगीत तक पहुंचना आज भी कठिन लग रहा है लोगों को। जीवन में सबसे अच्छा तोहफा क्या मिला है? तोहफा किसे समझेंगे हम? तोहफा ऐसी चीज क्या मुझे मिली, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं। नहीं। किसे धन्यवाद देना चाहोगे जीवन में? ये कठिन है मेरे लिए, फिर भी ये नाम लेना कठिन है ना। नाम, अच्छा इतने नाम है। फिर भी कोई ऊपर ऊपर के हो दो तीन? नहीं, नहीं। कार या बाइक? बाइक। बाइक। स्टेज पर ऐसी कोई गलती जो आपको याद हो, ऐसा कोई किस्सा या कोई मोमेंट, स्टेज पे गए नहीं ये गलती हो गई? वैसे स्टेज की गलतियों को याद नहीं रखा जाता है, मैं तो नहीं रखता हूँ, क्योंकि मंच पे जाने के बाद मैं तो इतने आत्मविश्वास के साथ जाता हूँ कि शायद गलती नहीं करूँगा। तो हमारी बहुत बड़ी टीम है और 2 जनों की, और हमने आपके बहुत सारे पुराने फोटोग्राफ्स जो आपके स्टूडेंट के पास थे, जी। हमने बहुत सारे एकत्रित किए हैं और उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो फोटोग्राफ्स कहाँ के हैं, क्या क्या यादें हैं उनकी? ये फोटो बताइए। जी, कहाँ का है? कहाँ का है और कौन साथ में? ये उस समय का है जब मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा जिला मंत्री बना था। हाँ। उस समय के जो जिलाध्यक्ष थे, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन जी पाटीदार, उन्होंने जो मेरा स्वागत किया था, उस समय का फोटो है। अच्छा, ये कितने साल पहले की बात है? 4 साल पहले। 4 साल पहले। ये वाला फोटो? ये नीमच में ही गुरुजी रामानंदाचार्य जयंती सामाजिक आयोजन था, उस समय का फोटो है। तो उस समय तो आपने अच्छी मूछें वगैरह रखी हुई थी, ऊपर की ओर रखी हुई थी। हाँ। तो अब अभी वो फैशन में नहीं रहता? नहीं, अभी उसमें नहीं है, उस समय मूछें थोड़ी बड़ी थी, ऊपर रखी हुई थी। ये फोटो कहाँ का है? ये फोटो हमारे विद्यालय का है, आदित्य स्कूल नेवासा का, पूरे स्टाफ के साथ। अच्छा। ये मेरे जैसे शर्ट वाले कौन बैठे? ये आप बैठे हैं। ये कहाँ का है? ये विद्यालय के एनुअल फंक्शन, वार्षिक उत्सव का जो आयोजन होता है, वहां का फोटो है। कितने साल पहले का है? 2 साल पहले का। 2 साल पहले। जी। दिलीप सिंह परिहार साहब के साथ ये फोटो कहाँ का है, क्या यादें हैं इससे? ये फोटो लगभग 6 साल या 7 साल पहले का फोटो है। अच्छा, कब का फोटो है? ये भाजपा कार्यालय पे कुछ आयोजन था, बैठक वगैरह, उस समय का फोटो है। बड़े प्यार से मुझे पकौड़ी खिला रहे हैं। ये कब का फोटो है? ये मेरे प्रोग्राम का फोटो है, जब मैं शादी वगैरह में प्रोग्राम वन मैन शो का करता हूँ, उस समय का फोटो है। ये 3-4 साल पुराना लग रहा है मुझे, तब का है। एक वीडियो है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से मिली है, ये वीडियो देखना है। कौन है साथ में और क्या कार्यक्रम चल रहा है? एक सेकंड। ये फोटो सारे अलग अलग कार्यक्रम के हैं। इसमें एक फोटो में तो शायद अटल जी का जन्म दिवस मनाते हुए दिख रहा है, वह पुण्यतिथि कुछ, और जो फर्स्ट में जो फोटो आया है, एक एक फोटो को लेते हैं अपन। पहले ये वाला फोटो,
ये फोटो उस समय का है जब 2022 में राम मंदिर के को बनाने के लिए दान राशि एकत्र करने का कार्य संघ को दिया गया था। उस समय में इधर जो खंड है, सावन खंड, कनावटी खंड में सावन मंडल संघ की दृष्टि से सावन मंडल आता है। जवासा मंडल में मुझे राशि एकत्र करने का कार्य दिया गया था राम मंदिर के लिए, रसीद बना बना के। उस समय गांव-गांव जाकर जो राशि राम मंदिर के लिए सहयोग राशि मांगी गई थी, वो उस कार्य का फोटो है। राम मंदिर का जब कार्यक्रम चल रहा था जी, क्या माहौल था उस समय आपके अपने मन के अंदर? मन के अंदर बहुत उत्साह था, क्योंकि अनेक साल पहले न जाने कितने कार सेवक हुए हैं। हिंदू संगठन और अनेक संगठन वालों ने कुछ लोगों ने वो अपने प्राणों की भी आहुति दी, वहाँ बाबरी मस्जिद ध्वस्त करके राम मंदिर के लिए जो आंदोलन किया, और भगवान राम को काफ़ी समय से तंबू में रहना पड़ा, और ये भारत देश के लिए और तमाम हिंदुओं के लिए एक आस्था का बहुत बड़ा विषय हो गया था। और जब राम जी के मंदिर में राम की स्थापना हुई, तो जिन लोगों ने पहले त्याग और समर्पण किया, उनके आंखों से आंसू बहते हुए हमने देखे हैं कि कितना त्याग और समर्पण हुआ होगा। तब जाकर जब राम जी अपने मंदिर में स्थापित हुए, तो लोगों की आंखों से आंसू की धाराएं बहती रही, उस समय पे हमने देखा है। तो ये बहुत बहुत वर्षों से जो हिंदू समाज के लिए एक धर्म की आस्था का विषय था, वो सपना पूरा हुआ, इसलिए उस समय हमारे भी दिल में बहुत खुशी थी। ये फोटो ये भादवा माता का है, जब राम मंदिर के सहयोग राशि हम एकत्र करते थे। भादो माता का ही है। भादवा माता में जब हम कार्य कर रहे थे, उससे पूर्व वाला फोटो बोरखेड़ी पानेरी का था। हाँ ये भादवा माता का। ये वाला ये फोटो जवाहर चौराहे पे कुछ आयोजन था, अटल जी की पुण्यतिथि थी, उसको मनाने के समय का है। मैं अच्छा। वही खड़ा था, तो उस आयोजन में शरीक हुआ था। ये वाला फोटो ये फोटो मनासा में एक वैष्णव समाज के एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ था, मारपीट की गई थी उसके साथ, एक व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के लिए। एक व्यक्ति की चक्की आटा चक्की थी, और हमारी समाज वाले व्यक्ति की भी आटा चक्की थी। तो व्यावसायिक लड़ाई झगड़े के चक्कर में उस व्यक्ति की आपस में जो लड़ाई हुई थी, उसमें हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनके जब उनने केस लगाया तो न्याय नहीं मिल रहा था, तो वो परिवार, संबंधित परिवार हमारे पास आया था, और उसके लिए हमने ज्ञापन वगैरह दिया था नीमच कलेक्ट्रेट में, वो वाला। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यूनिफॉर्म में ये भादवा माता में जो संचलन निकाला था हमने 2 साल पहले, वो संचलन के समय का फोटो है। ये वाला भी एकदम जोरदार। ये संघ की गणवेश का ही फोटो है। ये भी भादवा माता का ही है। ये कहाँ का है? ये विद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक आयोजन में भाजपा के जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार का स्वागत के समय का। और साथ में कौन कौन है? साथ में मेरे बड़े पापा है, विद्यालय के वरिष्ठ संचालक विष्णुदास जी बैरागी। साथ में मेरे एक और भाई साहब है, पुरुषोत्तम जी बैरागी, जो वर्तमान में फालसोड़ा संकुल प्राचार्य है। सत्यनारायण जी बैरागी। ये फोटो कब का है? ये 26 जनवरी के समय का फोटो है, जब विद्यालय प्रभात फेरी के लिए तैयार हुए थे बच्चे, उसकी तैयारी के समय। एक यूट्यूब का हमने स्क्रीनशॉट निकाला है, ये कहाँ का कार्यक्रम? ये भादवा माता मेले में नीलेश कुमार इवेंट के द्वारा जो प्रोग्राम प्रस्तुत किए गए थे, उनके समय का जो लाइव चल रहा था यूट्यूब पे, उसका है। ये फोटो ये फोटो
भादवा माता में वैष्णव बैरागी समाज की धर्मशाला का फोटो है, जहाँ पर धर्मशाला की नींव का मुहूर्त वगैरह उद्घाटन किया था, उसका फोटो। नींव का मुहूर्त किया था। जी। उस समय भांगरेड़ में कथा का आयोजन चल रहा था। हाँ। उसमें महान संत राम भद्राचार्य जी महाराज रामभद्राचार्य जी महाराज का यहाँ पे आना हुआ था, और ये समाज का सौभाग्य है कि उस क्षण उनके हाथों से इसका शुभारंभ हुआ। काफी पुराना एक फोटो आपका मिला है, ये कब का है? भाजपा के झंडे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत विधानसभा में हुई थी, उस समय का, जो भादवा चौराहे पे आतिशबाजी करके जश्न मनाया था, उसका फोटो। ये वाला फोटो ये नीमच में मेरे साथी मित्रों द्वारा मेरे जन्मदिन के अवसर पर भारत माता चौराहे पर माल्यार्पण करके जन्मदिन मनाया गया था। अच्छा, कौन कौन है साथ में? वो मित्र कौन कौन है? उस समय पे एक भावसार जी जिले के विस्तारक थे भारतीय जनता पार्टी के, वो साथ में है, और नमो आइकन युवा बॉडी रोशन वर्मा नमो ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं नीमच के, वो साथ में है। साथ में सभी कुछ भारतीय जनता पार्टी के और नमो ग्रुप के कार्यकर्ता हैं। ये वाला ये फोटो रायसिंहपुरा गांव का है, जहाँ पर राम मंदिर के लिए सहयोग राशि एकत्र करने का कार्य किया जा रहा था। ये पीछे शायद बिल्डिंग ज्ञानोदय की लग रही है। ज्ञानोदय नहीं है, वो कलेक्ट्रेट है। अच्छा, कलेक्ट। ये उस समय का फोटो है जो मैंने आपको पहले बताया, मनासा की जो कार्रवाई हुई थी ना, उसमें मीडिया वालों को बाइट दे रहा था मैं। अच्छा, ये वाला फोटो। ये फोटो टाउन हॉल में एक सामाजिक आयोजन था नीमच में। हाँ, उस समय मुझे बोलने का मौका दिया गया था। ये वाला फोटो साथ में कौन है? ये फोटो भादवा माता में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रशिक्षण वर्ग था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के नीमच जिले के वरिष्ठ कैलाश चावला जी कहते हैं इनको, आप मनासा विधानसभा से पूर्व विधायक भी रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। वो उस समय बतौर अतिथि आए थे, उनके साथ। ये आज से लगभग 6 साल पुराना फोटो है। पीछे लिखा हुआ सन 2020-21। कहाँ का है? ये प्रशिक्षण वर्ग नीमच में था। हाँ, उसमें गया था मैं, भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण वर्ग। ये वाला फोटो, ये फोटो इसके ऊपर लिखा हुआ होगा कुछ, बलात्कारियों को लिखा हुआ है बलात्कारी को फांसी दो, है ना। तो दिल्ली में कांड हुआ था, निर्भया कांड। उसकी चिंगारी पूरे देश भर में जली, और उस चिंगारी के समय जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में मैं भी सम्मिलित था, और बलात्कारियों को फांसी देने के समर्थन में रैली वगैरह निकाली थी और कलेक्टर को ज्ञापन दिया था। ये फोटो मैंने आपको बताया हमेशा कि आपके पसंदीदा सिंगर कौन है? प्रकाश जी। ये प्रकाश माली जी है, राष्ट्रवादी भजन गायक है, और इनकी बौद्धिक क्षमता इतनी है कि हर एक महापुरुष और राष्ट्र की हर एक चीज को अपने दिमाग में बिठा के रखा है इन्होंने। ये हर महापुरुष की कथा गा सकते हैं, हर महापुरुष की गाथा पूरे प्रमाण के साथ गा सकते हैं। पहली बार इनसे जुड़ाव कब से हुआ था? पहली बार जुड़ाव महाराणा प्रताप भजन इनसे सुन के ही गाया था मैंने उस समय, जो आपने 11वीं में 12वीं में गाया था। हाँ, उस समय जो पुरस्कार 5100 रुपए का जिला स्तरीय प्रतियोगिता में मिला था मुझे, हाँ, उस समय। अच्छा, ये शेर की तरह दहाड़ते हुए कहाँ का है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उस समय जब आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, जब सीएम बने थे पहली बार वो, उसके बाद नीमच पूरे प्रदेश भर में दूसरी बार जब चुनाव प्रचार चल रहा था, तो एक आशीर्वाद यात्रा के नाम से निकाली थी। उस समय में नमो ग्रुप में था, नमो ग्रुप जिला महामंत्री था, तो नमो ग्रुप द्वारा जो स्वागत किया गया था, उस समय का फोटो है। अच्छा, ये वाला फोटो, ये नीलकंठ महादेव का फोटो है, जहाँ पर संघ के एक आयोजन में एक मित्र द्वारा मैं कॉल पे बात कर रहा था, फोटो खींच लिया। ये वाला फोटो,
ये फोटो बड़ा विशेष फोटो है। नगर सुरक्षा एक समिति बनती है प्रशासन को उनका सपोर्ट के लिए आपातकालीन में। तो कोविड जब लगा था, कोरोना काल का समय है, जब अब वो क्या लगा था, अपन क्या कहते हैं उसको, लॉकडाउन। लॉकडाउन के समय का फोटो है। तो इतना ज्यादा फोर्स और वगैरह सब लोग व्यस्त थे उस समय पे। तो उस समय पे प्रशासन ने जो नगर सुरक्षा के जो लोग थे संयोजक, मैं अपने गांव से नगर सुरक्षा का संयोजक था। तो काफी दिनों तक मेरी भी ड्यूटी पुलिस की इस गाड़ी में लगी हुई थी। अच्छा, उस समय का फोटो है। तो इनमें क्या क्या कार्य करना पड़ा था उस समय? लॉकडाउन में लोगों को जागरूक करना, लोगों को बाहर नहीं निकलना देना, चेकिंग वगैरह करना, ये सब चीजें मैंने पुलिस के साथ काम किया उस समय। नगर सुरक्षा समिति के हिसाब से सामाजिक कार्यों में रहना, कई लोगों को खाना पहुंचाना, जो लोग दूर बाहर के थे उधर बिछड़ गए थे उनको ये करना, गांव में से गेहूं वगैरह इकट्ठे करके उस समय हमने वहाँ नया गांव चेक पोस्ट पे भी पहुंचाए थे, क्योंकि इधर से उधर अंतरराज्यीय लोग इधर से उधर जा रहे थे। उस समय खाने पीने की समस्या आ गई थी। प्रशासन ने सभी का खाना एक जगह, उनकी जांचें करना, उनको उनके घर तक पहुंचाना, ये सब काम किए थे उस समय का फोटो है। कोरोना के समय में बाहर जाना परिवार वालों ने रोका नहीं? परिवार वालों ने तो रोकने का प्रयास किया, मगर भावना जब जन सेवा की हो ना, तो व्यक्ति नहीं रुकता है। इसलिए बहुत सारे दिवंगत लोग भी हुए मेरे गांव में आसपास, कोई हॉस्पिटल में रहे, उनके पास कोई पहुंच नहीं पाया। तो उस समय मेरे गांव से मैं बहुत टाइम तक बहुत कार्य करने का अवसर मिला मुझे। ये कहाँ का है? ये भी शायद कोरोना काल के समय का है। ये कोरोना काल के समय का है। सोलंकी जी फूड ऑफिसर है ये, जो हाथ से जो ले रहे हैं ना। ये जिनके माथे पे पॉलिथीन हाँ वगैरह है। हाँ, ये लिखा हुआ कागज ले रहे हैं। तो हमने गांव में से एक ट्राली भर के गेहूं इकट्ठा किया था। उस गेहूं को हम नया गांव चेक पोस्ट पे फूड ऑफिसर को इनको देने गए थे वहाँ आटे के लिए, ताकि वो जो लोग परेशान लोग हैं उनके भोजन की व्यवस्था वहां पर थी उस टाइम पे। ये फोटो भी शायद उसी बर्थडे पार्टी का है। ये मेरे जन्म दिवस का है, भारत माता चौराहे पे। ये संगीत का शौक हमेशा से रहा है। पहली बार ढोलक कब लिया था आपने? ढोलक तो कब से ही, जब छोटा था तब से मैं बजाने का शौक रखता था। तो ऐसे ही बजाते थे, आज भी वैसे ही बजाते हैं। स्कूल का है? अदिति स्कूल का ये ये फोटो ये फोटो उस समय का है जब माननीय विधायक जी के प्रथम बार नहीं दूसरी बार विजय हुए थे विधानसभा चुनाव में। उस समय नमो ग्रुप द्वारा पैदल यात्रा भादवा माता नीमच से भादवा माता तक हमने निकाली थी। उस समय का फोटो है। तो पैदल यात्रा में विधायक जी भी शामिल थे जी, कुछ समय के लिए आए थे। भाजपा की झंडे लिए साथ में। भारतीय जनता पार्टी की एक रैली में जाना था, उसकी तैयारी भादवा माता चौराहे से निकला था, वाहन रैली में। अच्छा, ये कहाँ का फोटो? जवासा में एक SIS का एक सेंटर है, सिक्योरिटी एजेंसी का, जो देश के विभिन्न जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करती है। और उसमें वृक्षारोपण के आयोजन में मुझे मुख्य अतिथि बुलाया गया था उस समय। सबका फोटो है। हाँ, वृक्षारोपण करने। व्यक्ति विशेष कौन है साथ में? माननीय सांसद जी है सुधीर गुप्ता जी। ये इनके जब ये जीते थे संसदीय क्षेत्र का चुनाव, उस समय हम लोग स्वागत करने के लिए गए थे। इनसे कैसा संबंध है? मित्रता का है या पार्टी से जुड़ा हुआ? पार्टी के हिसाब से संबंध है, ये वरिष्ठ है हमारे और सांसद है, तो इनके प्रेरणा के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। हाँ, ये फोटो, ये वार्षिकोत्सव का फोटो। ये फोटो विद्यालय का है और काफी पुराना फोटो है। ये वार्षिकोत्सव का फोटो है? हाँ। ये वार्षिकोत्सव देखने में आया था। अच्छा। हाँ, मुझे ये ड्रेस याद है अभी भी। हाँ, उस समय
एक कोई कार्यक्रम था स्कूल में कि आर्मी का कार्यक्रम, उसमें कट्टे मंगवाए गए थे बकायदा, और वहां पे बच्चों ने छुप छुप के गोलियां का पूरा वो सेटअप जमाया गया था। ये शायद उस टाइम का फोटो है। और आदित्य स्कूल के कार्यक्रम देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हाँ हमेशा से जो अच्छे कार्यक्रम दिए हैं, ये वाला फोटो। ये बच्चों के साथ का फोटो बहुत अच्छा लिया फोटोग्राफर ने। तो ये उस समय आप कुछ गा रहे थे या? बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए ताली बजाने का आग्रह कर रहा था। हाँ, मैंने अपने आप को ढूंढने का भी प्रयास किया इसमें। मेरे एक बात बताता हूँ मैं आपको। मैं आया, यही कार्यक्रम था, मुझे पूरा याद है। इसमें विधायक साहब भी आए थे और हमेशा आते हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तो उस टाइम पर आए थे वो। और मैं आया, सबसे पहले आया था क्योंकि ध्रुव वगैरह ने डांस कर रहे थे उस टाइम पर। मैं आके आया, कोई नहीं था वहां पे, बच्चे बैठे थे, तो मैं कुर्सी पे जाके बैठ गया जैसे होता ना। तो बड़े सर थे, तो माइक में बोला, ये कुर्सियां बड़े लोगों के लिए, छोटे बच्चे नीचे बैठो। मैं उत्तर के नीचे बैठ गया। उस टाइम का है। और वो मैंने का एकदम देखा पूरा, वो मेरे को अभी भी याद है। तो आज हमने बात की आदित्य हाई स्कूल जवासा के संचालक श्री नीलेश जी बैरागी जी से। हमने जाना कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, संगीत का क्षेत्र रहा हो, राजनीति का क्षेत्र रहा हो, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इनका जुड़ाव रहा हो। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय देके एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर आप हमसे मिलने आए हैं। सेटअप भी पूरा तैयार नहीं था, रातों रात पूरा सेटअप किया है, और एक छोटे से एक शुरुआत हो रही है, और शुरुआत में आपने हमारी और हमारी पूरी टीम की सहायता की है, तो इसके लिए एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, और शुभकामनाएं देता हूँ आपके पूरे स्कूल को, बच्चों को, कि सभी अपने जीवन में उन्नति को और बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।